स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और 9 दिनों की तेजी पर आपको ब्रेक तो जरूर लगते हुए दिख रहा है, बट इतना बड़ा इंपैक्ट भी नहीं है। सुबह एक बार के लिए पैनिक सेलिंग जरूर आई थी बाजार में। 17,600 के नीचे भी गए थे हम निफ्टी पर, 41,800 के नीचे हम गए थे बैंक निफ्टी पर वहां से बाजार में आई है शानदार रिकवरी। आईटी की सुस्ती है और बड़े कट्स हैं, बट उसके अलावा बाकी बाजार में आपको एक्शन ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो कैसे रहेंगे आखिरी 1.5 घंटे इस हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन के दिन, आइए देखते हैं। इस पर है हमारा पूरा फोकस। शो की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बातों से, और बड़ी बात यही है कि 9 दिनों की तेजी पर ब्रेक है, बट कट उतने डीप नहीं है जितना आज सुबह एक बार के लिए डर लग रहा था। करीब 150 पॉइंट नीचे निफ्टी आपको दिख रहा है। बैंक्स की तरफ से बढ़िया सहारा आते हुए दिख रहा है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों बैंक्स में आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। 42,200 के करीब अब आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगा, बट उसके सामने आईटी इंडेक्स ऑफकोर्स 5% टूटा है, इन्फोसिस 10% लुढ़का है, और बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स में भी आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो आईटी सबसे कमजोर कड़ी इस बाजार का बना हुआ है। इसके अलावा फार्मा शेयर्स में भी आपको इस समय कमजोरी दिख रही है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। फ्राइडे को हल्की फुल्की गिरावट हुई थी, बट आज सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं। अभी भी हल्की ही खरीदारी आ रही है। यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक एक्शन है। डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आया था, बट रुपए पर उतना बड़ा इंपैक्ट आपको नहीं दिखा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल अच्छा बना हुआ है। आईटी में जरूर सुस्ती है, बट उसके अलावा बाजार में बाकी सेक्टर्स, बाकी स्टॉक्स पर आपको अच्छी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। तो कैसे फायदा उठाना है इस बाजार में, आपको कहां मिलेंगे आपको ट्रेडिंग आइडियाज, इंडेक्स में किस तरह के ट्रेड्स करने हैं, आने वाले 1.5 घंटे पर इसी पर होगा पूरा फोकस। और बात करते करते 42,200 भी अभी बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। तो अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। दिन के निचले सिरों से करीब 400 अंक सुधर कर एक खबरों पर, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पर भी कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। आप देखिए ट्रिगर्स के लिहाज से अब नंबर्स हैवी वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो आज के लिए कैश सेगमेंट से 3 नंबर्स, एंजल वन, जसडायल और क्विक हिल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। गोदावरी पावर एंड इस्पात, इसका बायबैक भी आज बंद होता हुआ दिखेगा। 10 तारीख को ये बायबैक खुला था। यही नहीं, कल के दिन में एफ&ओ स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, पोस्ट मार्केट, इसके नंबर्स आने की उम्मीद है। और साथ ही कैश सेगमेंट से टाटा कॉफी, शैफलर इंडिया, एक्सेलियर सॉल्यूशंस, क्रिस्टल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। जिंदाल स्टेनलेस बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही आईपीओ के लिहाज से एवलॉन टेक्नोलॉजीज की आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो फाइनली देखना होगा, सब्सक्रिप्शन तो ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स हुआ था, कि किस लेवल पर लिस्टिंग होती हुई दिखती है। एक्स डेट है मुथूट फाइनेंस के अंतरिम डिविडेंड की। साथ ही धामपुर शुगर मिल्स ने भी 6 रुपये का डिविडेंड जो दिया था, उसकी भी एक्स डेट है। और अल कार्गो लॉजिस्टिक्स के डिमर्जर जो अल कार्गो टर्मिनल्स एंड ट्रांस इंडिया रियल्टी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स के साथ हुआ था इनका, उसकी भी एक्स डेट है। एप्पल ये अपना कल फर्स्ट रिटेल स्टोर भारत में खोलता हुआ नजर आएगा। एप्पल बीकेसी यहाँ पर ये स्टोर खुलेगा। सीईओ टिम कुक ये स्टोर लॉन्च करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा फोकस कल के दिन में ये एक अच्छा इवेंट होने वाला है। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन फोकस में रहेगा। Q1 जीडीपी आ रहा है इसका मार्च महीने का, और मार्च का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आ रहा है। Q1 जीडीपी पर फोकस रखिए। यूएस के लिहाज से मार्च महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा, और बैंक ऑफ अमेरिका, नेटफ्लिक्स और गोल्डमैन सैक्स के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। जहां तक 19 तारीख का सवाल है, बुधवार, एफ&ओ स्पेस से टाटा कम्युनिकेशन और कैश सेगमेंट से मैस्टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आलोक इंडस्ट्रीज भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। ग्लोबल सर्विसेज 50% आईपीओ लॉक इन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अब ए ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग इसकी होनी शुरू हो जाएगी। अभी मौजूदा सिनेरियो में ये टी ग्रुप में ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से मार्च महीने का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा यूके का, मार्च का महीने का सीपीआई आंकड़ा यूरोप का, और साथ ही टेस्ला, मॉर्गन स्टैनले और आईबीएम ये भी अपने पहली तिमाही के जो नंबर्स हैं वो डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। तो हमारे लिए भी नतीजों का सीजन है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। आइए अरमान से जानते हैं आज की कुछ खबरें कौन सी हैं। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। खबरों में सबसे पहले मारुति सुजुकी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपग्रेडेड जो एलसीवी है वो लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल या सीएनजी वेरिएंट दोनों में ये उपलब्ध होगा। सुपर कैरी मिनी ट्रक जो है वो लॉन्च किया है। अगर आप इसकी शुरुआती कीमत पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो 5.3 लाख जो है वो होगी। पीवीआर यहाँ पर गुवाहाटी में इन्होंने 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो है वो खोला है। ये सर एलसीवी और सुपर कैरी मिनी ट्रक है वो लॉन्च किया है। मारुति पहले भी है कमर्शियल व्हीकल में, आई थिंक कुछ एक था इनका, एक था पहले भी कमर्शियल LCV व्हीकल था, हाँ। पक्का एलसीवी थे। ये सर ये तो इंटरेस्टिंग चीज है।
मारुति तो आमतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। जरा अरमान थोड़ी और डिटेल में रिसर्च करो इस पे। जी सर। पहले भी हैं क्या है तो कितने बिकते हैं, और ये जो बनाया है कितना महंगा है, किसके सामने कॉम्पीट करने वाला है, थोड़ा मेरे ख्याल से डीप इंटरेस्टिंग बनेगा। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि अभी तक तो कमर्शियल व्हीकल मतलब आप अशोक लेलैंड, SMLS, इसूजू, टाटा मोटर्स 3 ही है ज़्यादा करके। आयशर थोड़ा बहुत, थोड़ा आयशर छोटा वाला, वो टाटा पंच टाइप नहीं है जो छोटे वाले वही तो मैं देखना चाहता हूँ, फोटो तो दिखाओ। हैं? देखेंगे तो पता चलेगा। यस। PVR जहाँ पर उन्होंने गुवाहाटी में 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोला है। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स कंपनी को लगभग 130 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मोल्टेक पैकेजिंग जैसे जो आप Q4 के जो शेयरहोल्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें FIs ने Q4 में लगभग 2.4% हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी 4.5% से बढ़कर 16.9% हो गई है। जुबिलेंट इंग्रेविया गुजरात के भरूच में इन्होंने जो नया प्लांट है वो कमीशन कर दिया है। वहाँ पर वो एसिटिक एनहाइड्रेट जो है उसका उत्पादन करेंगे। और अंत में ब्लॉक डील्स है कई सारी, जिसमें जी एंटरटेनमेंट लगभग 5.6% इक्विटी के सौदे हैं, 5.4 करोड़ शेयर्स हैं। कोटक बैंक लगभग 0.2% इक्विटी, 38 लाख शेयर्स। NHPC लगभग वहाँ पर भी 38 लाख शेयर्स हैं। दिव्यान इंटरनेशनल 25 लाख शेयर्स, निपॉन लाइफ 17 लाख और पावर ग्रिड लगभग 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें, और मारुति पर ऑफ कोर्स थोड़ा फोकस भी करते हैं। बट कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन बाजार में बना हुआ है, और अली उसी पर आपसे भी बात करनी थी। अभी बात करते करते 42,200 पर बैंक निफ्टी आ गया था, तो जो एक बार के लिए पैनिक सेलिंग आई थी सुबह की, वहां से बढ़िया रिकवरी 41,800 के जस्ट नीचे गया था। बैंक्स ने तो पूरी रिकवरी दिखा दी है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक का सहारा मिल रहा है। निफ्टी पर भी सर एक जो पैनिक था सुबह का, वहां से संभल चुका है। ऑफ कोर्स थोड़ा आईटी में अभी भी वीकनेस है, तो 150 पॉइंट का कट दिख रहा है। कैसे देखना है इस एक्शन को? काय का पैनिक, कोई सा पैनिक जो सुबह हुआ था एक एक बार उसी की तो जरूरत थी। मौका मिल गया। 250-300 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में हेल्दियर वहां लेना ही लेना है। आज का हाई है 17,863, यस, और आज का है 17,500। एग्जैक्टली 290 पॉइंट का करेक्शन आपको मिल गया। यही चाहिए था। 17,600 पे जिसको चाहिए, जितना चाहिए मिल रहा था। आराम से लीजिए, आराम से मिल रहा है। एंट्री पॉइंट है 17,650, 600, 550, हर 50 पॉइंट पे एंट्री है आपके लिए, और अभी भी है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। जो कुछ गिरावट है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस और आईटी का है, उसको छोड़कर बाजार मजबूत है। मुझे तकलीफ और चिंता कब होती थी, जब बैंकिंग शेयर गिरते हैं HDFC को देखकर। HDFC पर हमारा अंदाजा ठीक था कि HDFC बैंक 2 से 3% घटना चाहिए, लगभग उतना घटा है, उसने भी करेक्शन। और 1720-25 के ऊपर का स्टॉप लॉस था, एग्जैक्टली 1725 का फ्यूचर का ये जो हुआ नहीं, सुबह कहीं हुआ हो तो पता नहीं। सो बिल्कुल HDFC बैंक परफेक्ट ट्रेड हुआ है, जहां पर इसको रुकना चाहिए 1720 के आसपास, ऊपर में वही रुका है। नीचे में 1600 मेरे ख्याल से 55 और 1640 दो लेवल दिए थे आज सुबह हमने HDFC बैंक के लिए। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास आज का लो बताइए जरा आप फ्यूचर्स में। जी हाँ, 1655 और 1640 के लो, तो 1655 के आसपास का लो HDFC बैंक ने बनाया। तो HDFC बैंक की कमजोरी जो है 0.25% की, वो बाकी बैंकिंग शेयरों में नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ा चेंज है। तो मुझे वही देखना था कि HDFC बैंक क्या ICICI, एक्सिस, कोटक सबको खराब कर सकता है क्या, जो नहीं हो रहा। राइट। तो इसका मतलब ये कि HDFC बैंक के रिजल्ट वैसे भी कोई ऐसे खराब तो है नहीं, तोड़फोड़ भी नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट, स्टेबल है, नॉट ग्रेट। तो हल्की बुल्की प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई कि HDFC बैंक 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर चल रहा है। सो HDFC बैंक से बैंक निफ्टी बच गया, निफ्टी खाली इन्फोसिस की वजह से खराब है। सो आई थिंक वी आर ओके। तो अब कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। और बैंक निफ्टी भी हमारा 41,775 सपोर्ट लेवल था, जहां से 100% खरीदारी करनी चाहिए। 799 का लो बनाया है, वहां से 24 पॉइंट ऊपर से। सो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से मार्केट घूमे हैं। दीप, आज सुबह की अपनी एक ही बात है, अपने कुछ नहीं चाहिए, खाली 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए और 17,800 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए तो भी अच्छा है। अच्छा, तो 17,800 तो अब देखते हैं, अभी दूर है, लेकिन 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी तो बंद होने को तैयार ही है। सो आई थिंक इंट्राडे करेक्शंस, तेजी के मार्केट में इसी तरह के इंट्राडे के करेक्शंस में ही लोग खरीद लेते हैं और हो जाते, तो यार ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। नीचे में 41,500, 41,800 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। ऊपर में 42,500, 42,700 की रेंज जब आएगी, वहां पर आपको रुकावट मिलेगी। निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,500, 41,600 की रेंज, सॉरी 17,500, 17,600 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीपल सपोर्ट है। 17,800, 17,900 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट रहेगी। सो आराम से ट्रेड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक
अगर पैनिक होना होता, बड़ी गिरावट होनी होती तो आज हो जाती है। हो जाती है। अगर उससे बच गए तो बच गए आप। बच गए ना। व्यू बाय ऑन डिप्स का रखें, ऊपर के लेवल पे जहाँ रुकावट का लेवल है प्रॉफिट बुक भी कर लें। वापस नीचे मार्केट मौका दे रहा है, आज तो जम के मौका दे रहा है। जितने आपको सिंगल्स लेने लीजिए, दिया, बिल्कुल दिया, फुल सिंगल्स लेने का मौका है आज आपके पास। एब्सोल्युटली। Done. चलिए, तो बढ़िया मौका मिला है बाजार में और अच्छा एक्शन भी बना हुआ है। डेज हाई पर बैंक निफ्टी आपको आने की कोशिश करते हुए दिख रहा था थोड़ी देर पहले, फिलहाल एकदम स्टेबल बना हुआ है। एक बार के लिए जो पैनिक डिप था वहां से तो बाजार संभले हुए हैं। आइए फिर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, सचित जी, सिद्धार्थ सिडानी साहब एंड ऑफ कोर्स आशु सर भी हमारे साथ शो में हैं। एंड आई थिंक हिमांशु जी इस समय कतार में सबसे आगे हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये बंसल जी बार बार हाथ क्यों हिला रहे हैं? क्या हुआ बंसल जी, सब ठीक है? नहीं अनिल जी, मैं अपना नंबर हम कतार में लगाना भूल गए अनिल जी। हाँ। इशारा करा था, हम भी कतार में हैं, तो कतार के हिसाब से आ जाइएगा अनिल जी। ये मार्क आप बड़ा अनिल जी कमेंट्री में जी। इतना मैं मतलब कि खो गया अनिल जी कि वो कतार पे नंबर लगाना भूल गए अनिल जी। तो सुन लीजिए बंसल जी, ये मार्ग बड़ा अस्त व्यस्त है और आप कतार में हैं। और जिस तरह से आप हमेशा स्कूल में आखिरी बेंच पर रहें, इसी तरह कतार में भी आप सबसे पीछे हैं। बिल्कुल पहले हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। जी सर, फरमाएं। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, क्लियर कट आज जो बाजार में तेजी है वो एनबीएफसीज में काफी हमको देखने को मिल रही है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और यहाँ पर एक जो काफी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट देखने को मिला है वो है एबी कैपिटल में। तो आदित्य बिरला कैपिटल का फ्यूचर्स खरीदना है, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स लगभग 163.50 163.50 के आसपास के हैं। 161 का स्टॉप लॉस लगाना है, 168 172 ये दो टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, एबी कैपिटल खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आई है। इतनी लंबी कतार भी नहीं है कि बंसल जी सोचे कि अब हमारा नंबर कब आएगा। और अगर बंसल जी को थोड़ी प्रायोरिटी मिल रही है इस कतार में, तो वो कुणाल जी की वजह से जो अच्छा। हाफ डे की छुट्टी के बाद आए हैं। तो आइए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन। काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, और जिस तरीके की स्टॉक की आज ये क्लोजिंग दे रहा है, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़ी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। और स्टॉक मतलब इसी सीरीज में 2026 2080 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन इंडिगो। ओवर टू कुणाल जी। है इंडिगो, और इंडिगो में अनिल जी विशेष बात यह है कि चार्ट पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न 200 एवरेज के करीब बन रहा है। तो आमतौर पर अगर एवरेजेस और पैटर्न एक साथ हो जाएं तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बनता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 1920 1920 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 1990 1990, इवेंचुअल टारगेट 2025 का है। खरीदारी की राय है इंडिगो पर। और अनिल जी, बंसल जी ने मुझे सूचित किया, अनिल जी आप सवेरे आज मुझे ढूंढ रहे थे अनिल जी। हाँ, मैं याद कर रहा था, मैंने कहा कुणाल जी कहाँ गायब हो गए, छुट्टी किससे ली, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद बंसल जी ने छुट्टी दी होगी। तो बंसल जी ने बोला कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, उन्होंने बोला मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कुणाल जी की तरफ से। तो अनिल जी आगे भी छुट्टियां ले सकता हूं अनिल जी, पावर ऑफ अटॉर्नी तो है ही बंसल जी के पास। इसमें दो तरह की होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उनके पास स्पेसिफिक एक ही बार की छुट्टी वाली थी, वो उसका वो मिसयूज कर चुके हैं। अब आगे खत्म हो। आइए एक और बिल्कुल सचिन जी के लिए, सचिन जी के BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी।
यहाँ पर जो तेजी अभी नजर आ रही है बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है वहाँ पर पीएसयू प्राइवेट में से कैनरा बैंक का डेटा काफी शानदार रहा है। 290 के आसपास इसने काफी कंसोलिडेशन डिस्प्ले किया था पिछले हफ्ते में। वो कंसोलिडेशन से एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है एंड मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 315 तक एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 298 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी कोट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 293.50 पे। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 305 का स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली 315 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको ओपन रखती है। ओके, तो कैनरा बैंक इस पर करें खरीदारी। डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक्स की तरफ से आपको मोमेंटम बरकरार दिखेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। सुबह हमारा बात भी हुआ था, डिस्कशन भी हुआ था इंडिया सीमेंट के ऊपर। ये स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। 191-150 का अभी भाव चल रहा है। इंडिया सीमेंट के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इंडिया सीमेंट पिछले तीन दिनों के हाई पे आ चुका है। इंडिया सीमेंट के अंदर अब यहाँ से ऊपर का मूव बनना चाहिए और 200 प्लस के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने खरीदारी करा है वो लोग होल्ड करें। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 185, 186 ये स्टॉक का नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 185 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जो पहला टारगेट बनेगा 198 का, दूसरा टारगेट बनेगा 202 रुपए का। 2-3 दिन का व्यू लेके इंडिया सीमेंट्स पे खरीदारी करें 185 के स्टॉप लॉस से 198 और 202 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 198 और 202 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है इंडिया सीमेंट्स। तो एक्शन सीमेंट में बन रहा है, एक्शन बैंक्स की तरफ से आपको बनते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी भी हैं हमारे साथ और उनकी तरफ से भी एक कॉल आ रहा है। बिल्कुल उनके लिए भी सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी और गुड आफ्टरनून सभी को। जिस हिसाब से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उस हिसाब से मैं मानता हूं कि इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ रही होगी, तो वॉल्यूम ग्रोथ आएंगे। और ये कंपनी है यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड ब्रूवरीज जो बियर सेगमेंट में है, ब्रूवरीज चलाते हैं। पिछले 9 महीने के नतीजे तो काफी दमदार रहे हैं। आने वाले समय में भी नतीजे अच्छे रह सकते हैं। वॉल्यूम आने वाले समय में जो प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि हेनिकन हो गया, किंगफिशर अल्ट्रा हो गया, इनके वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हम जरूर देख सकते हैं। ओवरऑल प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है। पंजाब से भी एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी दिख रही है ये क्वार्टर से, और ये पूरे ही साल में 5 से 6% के प्राइस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज हो सकता है ये स्टॉक जिसका शॉर्ट टर्म में अगर टेक्नो फंडा के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म में आपको 1460 का टारगेट रखना चाहिए, 1460, और लंबे समय के लिए 1620 का टारगेट रख सकते हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज। ओके, यूनाइटेड ब्रूवरीज ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी को पता चला है अभी भी कि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से उनको लगता है कि यही पेय पदार्थ है जो काफ़ी बिकेगा। कौन कौन सिद्धार्थ जी की राय से असहमत है ये बताएं। असहमत जो है वो बताएं कि यही पेय पदार्थ बिकेगा, ऐसा सिद्धार्थ। कुणाल जी असहमत है। ओके, सुमित जी असहमत है। पहले सुमित जी को मौका दिया जाए। सुमित जी, क्यों सिद्धार्थ जी आपको जर्मनी नहीं लेके गए इसलिए? जी ये तो फैक्ट है, जग जाहिर है। मेरे को नहीं, सबको पता है कि जर्मनी का काजल दिखा के लेके नहीं जा रहे। जर्मनी तो दूर की बात, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुंबई में घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपसे असहमत क्यों है सिद्धार्थ जी से? अनिल जी बहुत सारी चीजें हैं अनिल जी, खाली उसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें हैं। ओके, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे ज्यादा जो पेय पदार्थ बिकेगा अनिल जी वो चाय है। अनिल जी ये सिद्धार्थ जी नहीं जानते हैं कि गर्मी को गर्मी काटती है। तो अनिल जी अगर गर्मी में गर्म चाय पी जाए तो अनिल जी बिल्कुल गर्मी दूर हो जाती है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है अनिल जी। और सर्दी में तो होती है अनिल जी, कभी गर्मी महसूस हो रही हो तो चाय पीजिए अनिल जी। और सर्दी में तो है ही है, गर्मी दूर करती है, सर्दी में तो ठंड दूर करती है। बिल्कुल अनिल जी। कुणाल जी ऑलराउंडर है एकदम, बिल्कुल। हर सीजन के लिए एक ही सॉल्यूशन। अच्छा भाई, तो आइस टी का क्या काम होता है फिर? आइस टी अनिल जी, आइस टी अनिल जी बच्चे पीते हैं अनिल जी। तो बच्चों को
अनिल जी बच्चों को पसंद आती है। अनिल जी बड़े आइस टी पीते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे वाह क्या बात है। चलिए बढ़िया है। आइए आशु सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशु सर से भी एक बार जरा मार्केट पर उनका व्यू ले लिया जाए और साथ ही उनकी तरफ से अगर कोई अपडेट्स और कॉल्स भी हैं तो बताएं सर। अनिल जी मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, जो गैप डाउन है लेने के लिए है और इंडेक्स में कोई लंबी चौड़ी इशू नहीं है। वो 500 550 का बेस बन चुका है नीचे का और उसके ऊपर रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी, जैसे इन्फी में एक्सीडेंट हुआ, बार बार मैं घूम फिर के इस चीज पे आ जाता हूं कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, क्योंकि आपके साथ अनिल जी कोई ना कोई इन्फी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है और होता रहता है और उससे आप मतलब डिसइल्यूजन हो जाते हैं, डिजेक्टेड फील करते हैं कि यार गलत चीज हो गई है, मतलब इतना खराब नहीं था, चाहे कुछ भी हो। सो अनिल जी मेरा कॉन्फिडेंस जो है इंडेक्स में बहुत ज्यादा है और बार बार है कि अगर डिप पे लेना है या तेजी भी खेलनी है तो इंडेक्स में रहना चाहिए। तो एक अनिल जी इंडेक्स में निफ्टी में मेरा बुल स्प्रेड है और एक स्टॉक पे भी बुल स्प्रेड है। अगर आप कहें तो मैं दोनों शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल सर, बताएं पहले निफ्टी वाला। निफ्टी पे अनिल जी देखिए 680-90 निफ्टी चल रही है तो 600 की कॉल लेनी है अनिल जी एक और 800 की 2 बेचनी है। इसको बनाने में अनिल जी 70 रुपए लगेंगे। ये 70 रुपए हम इसलिए दे रहे हैं अनिल जी क्योंकि मैं एक तरह से निफ्टी का फ्यूचर लेना चाहता था। मतलब अभी 1 घंटे में थोड़ा सा बढ़ चुका है लेकिन अनिल जी वो प्रीमियम देने में नहीं है, क्योंकि जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूं उतना मैं ऑलरेडी इन द मनी हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 600 की एक कॉल लेनी है, 800 की 2 कॉल बेचनी है। 70 रुपए का कॉस्ट है, 18,000 तक हम सेफ हैं। अनिल जी वापस 800, 850, 900 तक है और वहां से क्रॉस करेगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आने वाले टाइम में 18,000 भी निफ्टी क्रॉस कर सकता है। ऊपर नीचे जरूर रहेगा बट जर्नी जो है, जो अनिल जी ट्रेजेक्ट्री है वो अभी बेटर ही दिख रही है। तो ये बुल स्प्रेड अनिल जी निफ्टी में बनाना चाहिए। दूसरी चीज अनिल जी पीएसयू बैंक्स की भी बात हो रही थी और उससे पहले मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा अनिल जी, पिछले 15-20 दिन में 1-2 बार बात हुई थी तो मैंने मेंशन किया था कि ये पीएसयू बैंक्स हैव डन देयर बिट, तो शायद ऊपर नहीं जाएंगे। बट अनिल जी आज जो एक ट्रैक्शन दिख रही है तो कोई भी ऐसा है ना व्यू, ना मार्केट में कोई चीज परमानेंट है, नीदर यू आर मैरिड टू अ व्यू और ना कोई ईगो रखनी चाहिए मार्केट से। तो अनिल जी जो दूसरा स्प्रेड है वो एसबीआई का है। अगर पीएसयू बैंक चलेंगे तो अनिल जी सबसे पहले और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एसबीआई चलना चाहिए। एसबीआई की इन द मनी अनिल जी 540 की एक कॉल लेनी है और 560 की एक कॉल बेचनी है। जितने भी स्टॉक्स में अनिल जी पिछले दिनों में हमने स्प्रेड बनाया, जब टाटा कैम बनाया या कुछ और बनाया या अभी मैं एसबीआई भी दे रहा हूं, सब स्टॉक्स में 1:1 है, 1:2 किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रही है और हो सकती है और हमें 2 करके इसमें नहीं करना, क्योंकि 2 अनिल जी वीकली स्प्रेड में चल जाता है कि वी हैव टू नेगोशिएट 2 डेज 3 डेज 1 डे, लेकिन जब 15 दिन अभी एक्सपायरी में पड़े हो तो अनिल जी वो स्टॉक्स में 1:2 नहीं बनता, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इसमें आप 1:1 क्यों देते हो। तो मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा था, व्हाट इज द रैशनल एंड लॉजिक बिहाइंड दैट। तो स्टेट बैंक अनिल जी सबसे अच्छा लगता है पीएसयू बैंक्स में। 1:1 का स्प्रेड है, 540 की एक कॉल लेनी है, 560 की बेचनी है, 7 रुपए की 7.5 रुपए की कॉस्टिंग होगी, 545 का ऑलरेडी फ्यूचर चल रहा है। और निफ्टी का स्प्रेड है 600 की 17,600 की एक कॉल लेनी है और 800 की 2 बेचनी है। अनिल जी इंडेक्स में मैं बोल रहा हूं कि डिप में जब भी आए इंडेक्स लेना चाहिए, स्टॉक में कभी ना कभी, अब क्योंकि अब स्टॉक्स में अनिल जी प्रॉब्लम ये रहेगी कि रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स में कोई किसी का एक्सीडेंट होगा और कोई पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। तो पॉजिटिवली सरप्राइज के लिए आप 1:2 स्प्रेड नहीं बना सकते और नेगेटिव के लिए एनर्जी आप फ्यूचर नहीं ले सकते। तो स्टॉक्स में मैं अभी भी बोलूंगा कि मतलब बहुत ही आपको प्रिसिशन से काम करना पड़ेगा। तो बेटर यह है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग ही रखेंगे स्टॉक के अंदर, इसीलिए एनर्जी हर हफ्ते हर रोज हम डेटा देखते हैं कि किस तरह से ऑप्शंस का मतलब बढ़ता जा रहा है और कैश का वॉल्यूम घट रहा है, एंड दिस इज प्रिसाइजली द रीजन। वो सब ठीक है आशु जी, और तो स्ट्रेटजी तो आप हमेशा देते भी रहेंगे आगे भी। लेकिन अचानक से ये लंबे वीकेंड पे क्या हुआ? बड़ी दार्शनिक सी बातें करने लगे आप। मार्केट में व्यू परमानेंट नहीं रखना चाहिए और क्या क्या बोला वो, गलती मान लेनी चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा क्या मतलब किससे मिले कि आपको कौन ज्ञान दे सकता है इतना? नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं देता जी, वो क्या कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा अनिल जी कभी कभी हो जाती है। और मैं तो अनिल जी देखिए, मैं तो अनिल जी सबसे बड़ी मैं कहता हूं, मेरा तो जो बाकियों से भी मानना होता है, एक वर्ड आपने कई बार मुझसे सुना होगा अनिल जी, और जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बोलता हूं, अकाउंटेबिलिटी। अनिल जी मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी इज प्राइम। अगर मेरे को पिछले 2 हफ्तों में किसी ने आपसे अगर सुना हो बात करते हुए कि मैंने बोला कि पीएसयू बैंक्स हैव डन इट्स बिट के कोई बहुत मजेदार नहीं लग रहा, लेकिन अनिल जी अगर मैं 2 बार ये बोल रहा हूं और तीसरी बार मैं दे रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। वो मैं कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा हूं? तो अनिल जी वो मुझे ट्रांसपेरेंटली आप मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि यू आर ऑलवेज ट्राई टू बी नाइस टू एवरीवन। तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मैं हुई है सर, आई डोंट ट्राई। मैं इसको बोलूं ना आशु जी, आई डोंट ट्राई, आई एम लाइक दैट ओनली बाय बर्थ।
एग्जैक्टली। तो अनिल जी जो आपका दूसरा काम है, दूसरे साइड वाला, वो मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूरा कर देता हूँ वो काम। बहुत बढ़िया। आशीष जी को हम हंसा पाए, मुस्कुरा पाए तेजी के मार्केट में। ये बड़ी बात अचीवमेंट तेजी के मार्केट में। आशीष जी प्रसन्न है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, राइट। आइए कुछ और बिगुल से जरा किसके हैं जरा देखिए। सचिन जी का आइए, BTS डबल टी। पता है सचिन जी, दीपांशु, यहाँ पर कैनरा बैंक के साथ कैनफिन होम्स भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 592 तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 569 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से 582 का स्विंग होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 590 595 के टारगेट के लिए ये लॉन्ग पोजीशन रिटेन करनी है 1 से 2 दिनों के लिए। 590 595 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। कैनरा बैंक भी पसंद आया सिद्धार्थ जी को, माफ कीजिए सचिन जी को, और अब कैनफिन होम्स पर भी रखनी है आपको नजर। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का भी, राकेश कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर से पहले एक गुजारिश है, वो जो अनिल जी ने शो की शुरुआत में बोला था रिसर्च टीम को, वो मारुति के कमर्शियल व्हीकल पर, तो उसका अपडेट ना थोड़ा जल्दी 1-2 दिन में शेयर करने के लिए प्लीज आपकी रिसर्च टीम से रिक्वेस्ट है। और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान कॉपर, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है। हिंदुस्तान कॉपर के भी चार्ट में, एंड कॉपर एज अ मेटल डॉलर डिनोमिनेशन चार्ट में भी एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, एक अच्छे एक्यूमुलेशन में चल रहा है। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ दिनों में जो कॉपर है डॉलर डिनोमिनेशन, वहां पर भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर भी एक अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 2 वजह हैं स्टॉक के चार्ट पर खरीदारी की राय देने की। सबसे पहले तो देखिए एक ब्रेकअवे गैप इस चार्ट पर बना हुआ है, और ये ब्रेकअवे गैप कोई 98-99 के आसपास बना था। उसके बाद से हमने इसमें एक स्टेबल मूव देखा है, कंसोलिडेशन देखा है। आज इसमें मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बड़ी वजह है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ RSI डाइवर्जेंस भी चार्ट पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ हिंदुस्तान कॉपर बढ़ रहा है, इसलिए इन स्तरों पर बाय करके चलें। 100 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 107 रुपए का, 107 का पहला टारगेट, और 110 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए हिंद कॉपर में हमारी खरीदारी की राय। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये है वो स्टॉक जहां पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से राय खरीदारी की आती हुई दिख रही है। यहाँ पर खरीद के चले 100 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। लेकिन इसके साथ ही बंसल जी से मेरा एक सवाल है। बंसल जी ने अभी क्या कहा? वो मारुति की रिसर्च जल्द से जल्द, मारुति की रिसर्च जल्दी से जल्दी पेश की जाए, जो कमर्शियल व्हीकल वाले। बंसल जी क्यों? आपको कौन सा 3 व्हीलर खरीदना है या 4 व्हीलर ट्रक या छोटा टेम्पो खरीद के चलाना है? आपको ऐसा क्या क्या काम करना है जिसके लिए आपको ये लाइट कमर्शियल व्हीकल? क्या आप अपना लाइन चेंज करने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं? नहीं अनिल जी, देखिए निफ्टी ऑटो हमने रिकमेंड कर रखा है, और अनिल जी एज अ मेरा इन्वेस्टर, मेरा सबसे बड़ा एक्सपोजर निफ्टी ऑटो के ETF में है। इट कुड बी अ गेम चेंजर। और अनिल जी ऑन अ लाइटर नोट, अनिल जी 3 व्हीलर जो ये जो दिखते हैं ना अनिल जी, कहीं मैं खिंचवाता रहता हूँ फोटोज। अभी रिसेंटली अनिल जी एक 3 व्हीलर दिखा था जिसकी छत नहीं थी, तो उसको रिक्वा के रिक्वेस्ट करके फोटो खींची थी। अब हर चीज को अनिल जी सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे जो साथी हैं उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो फोटोज मैं अपनी निजी रखता हूँ। तो ये तो अनिल जी फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इंटरेस्ट है मारुति के अंदर। अनिल जी कॉम्प्लेक्स किसको होता है, आशुष जी को या कुणाल जी को? 2 के अलावा कोई साथी नहीं आपका? अनिल जी सभी साथी अनिल जी, अब यहाँ पे जो लोग नहीं है अनिल जी, वो भी मेरे कई बचपन के लंगोटिया दोस्त अनिल जी, वो भी साथी हैं। उनको लगता है पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुणाल जी और आशु जी की बात हो रही है, और भी अनिल जी दोस्त है। ओके, आशु जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी आशु पर। नहीं अनिल जी, मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स कुणाल जी को होता है। हाँ। और जिसको अनिल जी वो क्या होता है कि बुली उसको किया जाता है जिसको अफेक्ट होता है। तो मैंने और राकेश जी ने सोचा कि कुणाल जी को थोड़ा सा अक्सर हम कॉम्प्लेक्स देते रहेंगे। अरे वाह, चलिए बढ़िया है।
तो ये है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करने की राय है। मेरे को लगता है, देखो आप खाली बंसल जी को दिखाओ पूरी स्क्रीन पे, मैं बता रहा हूँ आपको, बंसल जी के मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो बता नहीं रहे और अंदर अंदर से इतने खुश हो रहे हैं। ये ना आदमी है ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है, अंदर छुपाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, ये दूसरों को पता नहीं चले। एग्जैक्टली वैसा फीलिंग आया कि नहीं आया? करेक्ट है ना? 100%। 100%। बढ़िया, चलिए। नहीं अनिल जी, अच्छा बंसल जी बोलिए। जी अनिल जी, मैं तो ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि कुणाल जी के वैलेंटाइन चले गए, अनिल जी कुणाल जी को छोड़ के। देखा ना, मेरे कुछ तो ऐसी नटखट वाली, शरारती, चंचल वाली जो बात होती ना, जिससे आदमी एकदम जोर से अंदर से बोले कि खाली मुझे ही पता चले, मैं इसके मजे लूं, किसी को ना पता चले, वैसी मुस्कुराती। आइए, हमारे साथ है कुशल। आईटी सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों के आ चुके हैं रिजल्ट्स, टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों में मुकाबला करवाने के लिए तैयार है कुशल करवाइए मुकाबला। सर मुकाबला होते होते आई थिंक ये क्लियर कट लीड टीसीएस ने ले लिया इस बार तो, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, कौन खराब और कितना ज्यादा खराब, यहां पर आपको ये चीज देखनी जरूरी है। अब टीसीएस यहां पर 11 तिमाहियों में सबसे कम कांस्टेंट करेंसी आई ग्रोथ इनकी होती हुई दिखी है, पर दूसरी तरफ अगर आप इन्फोसिस पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में सबसे खराब कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है। -3.2% पर कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट दोनों ही कंपनियों ने ये कहा है कि यूएस में खासकर पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका रीजन में ही सबसे बड़ा दबाव इनको अभी आगे नजर आ रहा है, और जितने भी क्लाइंट से ये बात कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर आगे भी दिक्कतें जारी रहने की अभी आशंका लगाई जा रही है। पर इन्फोसिस ने तो ये गाइडेंस देकर भी क्लियरली जता दिया है कि FY24 में 4 से 7% की जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दी है, स्ट्रीट का अनुमान 6 से 8% का था, तो उससे भी काफ़ी कम यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि इतनी कम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है आईटी कंपनियों से, जो कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 सालों में सबसे कम ग्रोथ की प्रेडिक्शंस आती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, आप देखिए यहाँ पर तिमाही आधार पर Q4 में, जहाँ पर यहाँ पर तिमाही आधार पर Q4 में 3611 एम्प्लॉयज बाहर जाते हुए दिखे हैं, यानी कि यहाँ पर कम हुआ है टोटल एम्प्लॉई हेडकाउंट। और आगे के लिए भी इन्फोसिस ये कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है अभी, एंड गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा उनको हायरिंग को लेकर अभी थॉट प्रोसेस नहीं है। हालांकि टीसीएस ने अपना जो हायरिंग प्लान है FY24 का वो बरकरार रखा है। और अंत में अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की देखेंगे, जो राय आती हुई दिखी है, सभी ब्रोकरेज हाउसेस जब टीसीएस के नंबर्स आए थे उन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है, और लक्ष्य मामूली 20 से 125 रुपए तक ही काटे हैं। जबकि अगर आप इन्फोसिस को देखें तो आज सुबह भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, 9 में से 6 ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, और लक्ष्य भी सिग्निफिकेंट काटे हैं, 150 से 520 रुपए तक काटे हैं। और ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस तो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह से टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस में, इन्फोसिस इस बार इस तिमाही में गिरावट का जो कैंडिडेट है वो क्लियर कट सामने निकल कर आया है। तो खराब तो दोनों ही थे, कौन ज्यादा खराब है ये आपके लिए क्लियर है। Correct. और क्लियरली ज्यादा खराब अगर आप कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन तो इन्फोसिस इस बार काफी आगे है। मुकाबले ही नहीं हुआ, बिना मुकाबले है ना, बिना वॉक ओवर। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो पहली बार हमने टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस में बुल वर्सेस बेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर कट विनर टीसीएस बहुत आगे निकलता हुआ रेस में, अगर है तो रेस तो तब है जब दूसरा भी दौड़े। टीसीएस तो इन्फोसिस तो बोला मैं तो खेलूंगा ही नहीं मैं नहीं खेलता, जाओ तुम ऐसे करोगे तो वैसे हो गया इसका। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से की जाए मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। जरा अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। 17,700 के आपको दर्शन करवाने हैं। आपके आते ही देखिए बाहर आती हुई दिख रही, 17,700 पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है, 59,900 पर सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है, 42,250 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूती के साथ दौड़ लगाता हुआ। अब बताइए सर, आपका इरादा क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, देखिए निफ्टी में एक स्मार्ट रिकवरी, सुबह जो भारी गिरावट थी वहां से एक अच्छी रिकवरी देखी जा रही है, और एक मच नीडेड जो करेक्शन था बाजार में जो होना था, मतलब 9 दिन की कंटिन्यूअस अनअबेटेड तेजी के बाद ये जो एक करेक्शन मच नीडेड था वो आज हुआ है। तो मुझे लगता है अब ये बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और आज अनिल जी 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स देने वाला और 1 F&O का भी स्टॉक देना अनिल जी। ओहो क्या बात है, सेठी साहब फुल फॉर्म में।
शुरुआत कीजिए सर, जल्दी जल्दी, नहीं मतलब सॉरी, आराम से आराम से, नो डाउट आपके बाद मेरी स्ट्रेटेजी भी आएगी, फिर भी आराम से समझ तो गए होंगे आप। अनिल जी, अब मैं समझ गया, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं मतलब आपके बस रुकते ही मुझे शुरू होना है। हाँ बस मैं रुक गया, आप शुरू हो जाओ। अनिल जी, जो पहला कैश का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो अभी 118-19 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट 130 का, स्टॉप लॉस 112 रुपए का। एक RP संजीव गोइंका ग्रुप की कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। और आज ये स्टॉक न्यूज में भी है, बिकॉज इनका एक तमिलनाडु में नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ है। उसके बाद जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ के 7.53 लाख टन हो जाएगी। बाकी कार्बन ब्लैक की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है रबर सेगमेंट से, और इन्होंने एक स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का भी इनका एक पोर्टफोलियो है, जहां पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया। और वो जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का वो नॉन रबर एप्लीकेशंस में काम आता है, जैसे पेंट्स है, फाइबर है, प्लास्टिक्स है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जितने कार्बन वाली जो कंपनियां हैं, जैसे HEG है, ग्रेफाइट है, गोवा कार्बन है, सब में एक धुआंधार तेजी हुई है। थोड़े दिन पहले मुझे याद आता है HEG ग्रेफाइट में जिस दिन तेजी थी, आपने भी इसका जिक्र किया था। तो स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीबन 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, 5 रुपए का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, मतलब 10 का डिविडेंड दिया, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:1 में, तो 5 रुपए हो गया प्रति शेयर अभी। तो 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड है। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, FIIs DIs भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है एक परफेक्ट लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने का, और इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 130 के, स्टॉप लॉस रखते हैं 112 रुपए का। तो ये है आपके लिए PCBL, यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, स्टॉक नंबर 2। दूसरा स्टॉक एक ऑटो कंपोनेंट या ऑटो सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक का नाम है सुब्रोस, जो अभी 304 के लेवल पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 325 का, स्टॉप लॉस है 295 रुपए का। ये भारत की सबसे बड़ी कार AC बनाने वाली कंपनी है, जो कि 42% से ज्यादा का इनका इंडियन कार AC मार्केट में मार्केट शेयर है, और एक अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। और एक खास बात ये भी है कि इनके जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, वो इसमें 20% स्टेक ओन करता है। और जो इनका सबसे बड़ा कस्टमर है मारुति, उसकी पेरेंट सुजुकी ओन्स अराउंड 12%। तो मतलब जो दोनों इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर और मेजर कस्टमर, वो दोनों भी इसमें मिला के अराउंड 32% स्टेक ओन करते हैं। बाकी कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, फिर बसेस, ट्रक्स, फिर रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। और एक जिस तरह से 4 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है भारत में, तो उसका एक लॉजिकल बेनिफिशियरी है। प्लस जो इस बार गर्मी भी एक जल्दी और गर्मी ज्यादा होने की संभावना है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, अच्छी खासी FIIs DIs का भी इंटरेस्ट है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, विद टारगेट ऑफ 325 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 295। ओके, तो यह है आपके लिए सुब्रोस, जहां पर रखनी है नजर 325 का टारगेट, और इसके साथ ही PCBL 130 का टारगेट। सिटी साहब जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी FNO पिक भी लेनी है सर, बट उससे पहले आइए अनिल जी के पास चलते हैं और लेते हैं 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बाकी फैक्टर्स तो ठीक है, बात करते करते 17,700 पर भी आ गया है निफ्टी। तो रिकवरी तो निफ्टी में भी हुई है, बैंक निफ्टी को तो खैर अच्छी तेजी दिखाई रहा है 42,250 पर। डाउ फ्यूचर्स ठीक है, हल्की फुल्की बढ़त ही दिख रही है, तो अमेरिकी फ्यूचर्स से कोई खराब संकेत नहीं है। यूरोप में आधे % की तेजी है, रुपया भी उतना ज्यादा गिरा नहीं है। एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था, तो कोई नेगेटिविटी तो है नहीं। हमारी स्क्रीन पे एकदम संभली हुई दिख रही है, क्या करना है सर? देखिए, मेक और ब्रेक लेवल वही है जहां पर आप इस वक्त है, और वो है 17,700। 17,700 के फुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 86 लाख शेयरों का, और 17,700 पर कॉल राइटर खड़े हैं 1,25,00,000 शेयर, ठीक है, जिसमें से 1,16,00,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। तो बेसिकली 17,700 पर कॉल राइटर आज ही आया है, और पुट राइटर हाईएस्ट खड़ा है, लेकिन उससे 30 लाख शेयर ज्यादा है, और ऊपर में अब वहीं पर आप आ गए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूं। 3 बजे तक आपको 17,725 के ऊपर निकलकर टिकना है, और अगर आज वो आप काम कर लेते हैं, 17,725 के ऊपर बंद होने की संभावनाएं बनती है, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बाल भी बांका नहीं हुआ है, कुछ खराब नहीं, क्योंकि 3 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग 17,722 है। ठीक है, अगर आप उसको क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेते हैं, और आज फिर से करेक्शन के बावजूद आप 17,722 के ऊपर बंद होते हैं, तो क्या खराब हो? रनिंग करेक्शन चाहिए था, 300 पॉइंट का ऊपर से मिल गया, हो गया, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ो।
सो आई थिंक इसलिए 3 बजे तक 17,725 के ऊपर निकल कर टिका तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो बाजार को थोड़ा और ऊपर 17,750 और 17,800 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। 17,800 पर फिर रुकावट है, वो आज हमसे पार नहीं होगा, हमें करने की जल्दबाजी और हड़बड़ी है भी नहीं। तो ये बहुत क्लियर है। और नीचे 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो बेसिकली आप 17,600 17,800 की रेंज को ट्रेड करेंगे। 17,700 मेक और ब्रेक लेवल है ऑप्शंस के डेटा के लिहाज से। 17,725 के ऊपर आपको 3 बजे तक आपको टिकना है। क्लियर कट डेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी 42,000 मेक और ब्रेक लेवल है, नीचे 42। जितनी कॉल राइटिंग 17,700 के कॉल्स पे है, उतनी ही दमदार पुट राइटिंग 42,000 पर है। तो जहाँ 17,700 के ऊपर जाने में निफ्टी को पसीना आएगा, वहीं 42,000 के नीचे जाने में बैंक निफ्टी को मुश्किल होगी। तो बैंक निफ्टी 42,000 को सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी 17,700 को रुकावट के तौर पर देख रहा है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? हल्की फुल्की रुकावट है बैंक निफ्टी में। कहां पर? जहां पर अभी आप हैं, 42,200। 42,200 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर है। अगर आप 42,250 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिक जाते हैं, तो आप 42,375 42,500 तक जाने की कोशिश आज ही कर सकते हैं। अच्छा, आज ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 42,000 का कॉल रेटर फंसा हुआ है, 42,100 का फंसा हुआ है, 42,200 का फंसने की इच्छा रख रहा है, तैयारी कर रहा है। ये कॉल रेटर्स बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग कर। तो पहली चीज है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। गॉट इट। ये लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन ये राय आ रही है दीप। गुरुवार को अगर आप भूल गए तो गुरुवार को भी 41,800 पे था, तब हमारी यही बात है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। करेक्ट। और आप देख लीजिए आज भी 41,800 से घूमा है। बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। नीचे आए 42,075 के आसपास तो लेना ही है। ऊपर में 42,375 42,500 तक के टारगेट आज और कल के लिए है, वहां तक जाने की संभावना है। सो 42,500 की रेंज को बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा बाय ऑन डिप से। निफ्टी जरूर है कि 17,725 को पार करेगा नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है। निफ्टी में ऊपर जाने का कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन बैंक निफ्टी में भरपूर है। और अगर बैंक निफ्टी ने दौड़ लगा दी तो निफ्टी को भी 725 के पार करा देगा। तो अपने फोकस बैंक निफ्टी पे करना है। क्लियर कट है। ठीक है, तो लेवल्स क्लियर निकल कर लेवल डेटा के हिसाब से। और सबसे बड़े बैंक के रिजल्ट आने के बाद बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है एकदम मजबूती से, वो भी 2%। एचडीएफसी बैंक आपका नीचे है। अब उससे ज्यादा बैंक निफ्टी में और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? सो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप से क्लियर कट। गॉट इट। ठीक है, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और पूरा एक्शन बाजार के लिए। आइए, और कॉल्स की थोड़ी कतार बनी भी हुई है इस समय। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट लेते हैं। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। ये स्टॉक मैंने पहले भी 120 के आसपास था, 7 महीने पहले तब बाय दिया था। स्टॉक का भाव चल रहा है 129 129.40। स्टॉक का नाम है कब और ये चलेगा अब, CUB, सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक के अंदर अब वापस से उसी लेवल पे आ चुका है जहां से मैंने पहले जून के आसपास रिकमेंड किया था, और स्टॉक उसके बाद 200 रुपए तक का मूव दिखाया था। अभी वापस से उन्हीं लेवल के आसपास से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों, इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते के हाई के ऊपर आ चुका है। कब के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक यहां से 10 रुपए का मूव तो मिनिमम दिखाना चाहिए, और 140 का लेवल टूटा तो ये पोजिशनल तौर पे और भी ऊपर का मूव दिखाएगा। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 124-125 के पास है, तो 124 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 135 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 140 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का टारगेट है। पोजिशनल तौर पे इसमें और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 124 के स्टॉप लॉस से CUB में खरीदारी करें 135 और 140 के टारगेट्स के लिए। ओके, सिटी यूनियन बैंक, इस पर करें खरीदारी। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एल्यूमिनियम से जुड़े दोनों ही स्टॉक्स में आज अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, हिंडाल्को और नैल्को। और मेरे रडार पर अभी फिलहाल आया है नैल्को, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। ये स्टॉक एक अपसाइड दिखाने की तैयारी कर रहा है। करंट लेवल्स है लगभग 8150 के, यानी कि 81 रुपए 50 पैसे के। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर 85 और 86 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 80 रुपए का, और 85 से 86 रुपए तक के टारगेट्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह।
नेशनल एल्यूमिनियम नेल्को यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। ओहो, 80 का स्टॉप लॉस, 85 और 86 के टारगेट के लिए। मार्ग व्यस्त है, कतार लंबी है। सेठी साहब बहुत देर से फोन लाइन पर हैं, उनका बिल भी बढ़ रहा होगा फोन का। तो आइए बिगुल एक बार फिर से सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, वो आपका प्लान कौन सा है? वो अनलिमिटेड वाला है या मतलब पर कॉल वाला, कैसा रखा हुआ है आपने? देखिए अनिल जी, फोन का बिल मेरा नहीं आपका बढ़ रहा है, आपको चिंता हमने लगाया है, क्योंकि इनकमिंग कॉल है मेरे पास। अनिल जी, हमें पहले पता नहीं था, नहीं तो हम तो जल्दी जल्दी बताइए। अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी, जो मेरा अभी का स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बैंक निफ्टी पे अपने बुलिश व्यू की बात करी और सुमित ने भी एक सिटी यूनियन बैंक रिकमेंड किया। मेरा जो स्टॉक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर्स खरीदने की राय है, जो अभी 55 रुपए के आसपास ट्रेड करता है, 54, 90, 95 के आसपास। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह से आप भी बता रहे थे और हमने देखा एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग, मैं तो ये मान रहा हूँ कि इन लाइन थे, बट चूंकि बाजार की एक्सपेक्टेशन रहती है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो उसके कारण से थोड़ा स्टॉक 1-2% नीचे है। बट मुझे लगता है ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। हम तो यूएस में भी देख रहे हैं, जेपी मॉर्गन और जो भी वहां पे बड़े बैंक्स है, जेपी मॉर्गन ने तो बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे दिए थे। और बाकी खैर वो एक अलग कारण था, वहां पे जो रीजनल बैंक्स कोलैप्स हुए उसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला। बट हमारे यहाँ पे भी मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो यहाँ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और वैसे भी इस बैंक के भी पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही इंप्रूव परफॉर्मेंस आ रहा है, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है, फिर आपके नेट एनपीएस काफी कम हो गए हैं और एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दर्ज कर रही है, कासा रेशियो भी अच्छा हो गया। और अब अनिल जी इसका जो मर्जर है वो भी ऑलमोस्ट डन है विथ आईडीएफसी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से जो 64-65 रुपए के हाइट से वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, तो इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। 60 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 52 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय। और सेठी साहब की को मैं बता दूं कि सेठी साहब हम फोन ही इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत बहुत देर तक होल्ड करना पड़े, तो सेठी साहब को दुख ना हो कि मेरा बिल बढ़ रहा है। सेठी साहब हमने इसलिए अनलिमिटेड प्लान ले रखा है और ऐसा फोन लगा के सबको होल्ड करवाते हैं फिर। तो इसलिए हमारा बिल स्टैंडर्ड वही आता है जितना आना होता है। इसलिए देखिए आप भी खुश, आपका बिल नहीं बढ़ रहा, हम भी खुश, आदमी आराम से होल्ड कर रहा है। अनिल जी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा बचाया आपने। इतना बचा दिया ये विन विन सिचुएशन है, इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। आइए, लंबी है कतार, तैयार है सचिन जी बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस का भी डेटा अच्छा नजर आ रहा है, काफी अच्छे सस्टेनेबल ट्रेंड यहाँ पर पिछले 2 दिनों से चल रही है। 60 मिनट चार्ट पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 5980 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने के बाद 6100 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5922 पे एंड मुझे लग रहा है 6105 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन रिटेन करनी है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। एक्शन में ये काउंटर आ रहा है। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये मिड साइज होटल की कंपनी है लेमन ट्री, और मिड साइज में ये सबसे बड़ी है क्योंकि 8000 रूम, 87 होटल्स और 50 से ज्यादा डेस्टिनेशंस है इनके। तो लेमन ट्री पे खरीदारी की राय, मुझे लगता है कि टेक्नो फंडा के हिसाब से शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मूव आ सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट रखना चाहिए 84 का, और अगर लंबे समय का टारगेट रखें तो 110 का भी टारगेट आ सकता है 1 ईयर का पर्सपेक्टिव। गाइडेंस जो रेवेन्यू की है वो दमदार 20% की है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बेंगलोर में भी 80+ होटल्स का रूम की योजना है इनकी। कॉर्पोरेट ट्रैवल फिर से बैक टू नॉर्मल इनफैक्ट बढ़ चुका है, तो कॉर्पोरेट ट्रैवल में बहुत ही अच्छा रहता है लेमन ट्री, क्योंकि रीजनेबली प्राइस्ड मिड साइज होटल है
और सबसे बड़ी चीज जो ठंडी ठंडी हवा खाना चाहता है, मनाली और कसौली में भी 2 और होटल आ रहे हैं इनके। तो लेमन ट्री 84 का शॉर्ट टर्म टारगेट, लंबे समय के लिए 1 साल का पर्सपेक्टिव 110 का। ओके, 110 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिहाज से। कहाँ का? मनाली और कसौली दोनों जगह भी आ रहे हैं, वहां पे भी होटल आ रहे हैं सिद्धार्थ जी? जी है, आने वाले 1 से 1.5 साल में मनाली और कसौली में भी आ जाएंगे। आशु जी भी रिसर्च कर रहे हैं इस पे, फंडामेंटल रिसर्च, फिर बाद में आशु जी भी इसको रिकमेंड करेंगे। आशु जी कह रहे हैं खाली मेरे को एक ही चीज का इंतजार, जिस दिन इस कंपनी का जर्मनी में होटल आ गया आशु जी उसके बाद तो रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे अनिल जी, बिल्कुल। जर्मनी के होटल अनिल जी देखिए, सुमित ने इन और प्रैक्टिकलिटी बोल दिया है कि सुमित ने बोल दिया कि जर्मनी के सपने अपने छोड़ दो, आप सब प्रैक्टिकल सपने देखो। गोवा के तो पूरे होते नहीं, तो जर्मनी के कहां से होंगे? तो आज अनिल जी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जर्मनी की अब ये बात बंद कर देनी चाहिए। नहीं ना, हमने सपने छोड़े हैं, इनको छेड़ना थोड़ी छोड़ा है। दोनों में बड़ा फर्क है। देखो, आप मुद्दा हाथ से ना जाने दे, ठीक है? इलेक्शन जीते ना जीते, मुद्दा हाथ में रखना जरूरी है। जी 2-3 डेस्टिनेशन और ऐड कर लीजिए। एब्सोल्युटली जी। मेरी आशा पे दुनिया कायम है। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आप सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, आशा पे दुनिया कायम है। मैं खुद भी जर्मनी जाने की सोच रहा हूँ, ड्रीम देख रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ। आगे से अगर आपको कोई कहे कि आप सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो नो कमेंट्स कह दीजिएगा। क्योंकि सफाई में आदमी वो सफाई वो देता है जो गिल्टी होता है। आपने सफाई में कह दिया, इसका मतलब आप मन मन में मान रहे कि आप कहेंगे कुछ ना कुछ गिल्टी है। Hence proved. Correct. Hence mathematics में आता है hence proved sir, hence proved. Clearly done. जी आशु सर। सर विद सैल्यूट टू यू। अच्छा ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर। आइए हमारे साथ कुशल जी भी है तैयार। कुशल जी ने टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों का तो कंपैरिजन कर ही दिया, अब वो ये बताने जा रहे हैं भाई कि बाकी आईटी कंपनियों से कैसी उम्मीद रखी जाए रिजल्ट्स के लिहाज से। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, अगले 10-12 दिनों में आपको मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज अपने नंबर्स घोषित करते हुए नजर आएंगी, पर उसके पहले जिस तरह से टीसीएस और इन्फोसिस ने अभी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से कमेंट्री आ रही है और नॉर्थ अमेरिकन एक्सपोजर जिन भी कंपनियों का ज़्यादा है और खासकर बीएफएसआई एक्सपोजर जिन कंपनियों का ज़्यादा है, उन पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि वहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि खराब कमेंट्री आ सकती है। कमेंट्री के बजाय अगर आप नंबर्स पर भी ध्यान देंगे तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान है। एचसीएल टेक इस हफ्ते अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है, जहाँ पर हम करीबन 130 बेसिस पॉइंट 1.3% की ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। साथ ही अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन या तो इस बारी फ्लैट रहने वाली है या फिर स्लाइटली आपको लोअर साइड पर यहाँ पर आते हुए नजर आएंगी। जहां तक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का सवाल है, एलटीआई माइंट्री और एलटीटीएस 1 से 2% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब आप देखिए मिड कैप आईटी कंपनियों पर 1 से 2% की ग्रोथ कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव एक कॉनोटेशन इंडिकेट कर रही हैं। पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज में हम 3-3.25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। हालांकि एम्फेसिस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में नेगेटिव ग्रोथ इन्फोसिस के जैसे -0.8% की घोषित कर सकती है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जितनी भी आईटी कंपनियां हैं जो हेविली ओवर वैल्यूड हैं या फिर हाई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा दबाव आता हुआ नजर आए। जिसमें मैं बीएससी पर चेक कर रहा था, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक इन्फोसिस तो 25 के मल्टीपल पर है, पर विप्रो आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, 16 के मल्टीपल पर ये कारोबार कर रहे हैं। बट एलटीआई माइंट्री और साथ ही जो छोटी कंपनियां हैं इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, एलटीटीएस, कोफोर्ज 35-36 के मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं। तो जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप, अगर वो ओवर वैल्यूड हैं तो वो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आगे चलकर हो सकता है इन नंबर्स के लिहाज से देखने को मिले। तो ये है आपके लिए पूरा आईटी सेक्टर का विश्लेषण। आइए एक बार सिद्धार्थ जी से इस पर उनका भी व्यू लिया जाए। सिद्धार्थ जी, 2 ही नंबर्स आए हैं बट दोनों के बाद रिएक्शन, और स्पेशली आज का जो शार्प रिएक्शन आया, बाकी आईटी से क्या एक्सपेक्ट करना है सर इस सीजन? देखिए दीप, पिछले क्वार्टर में भी लार्ज कैप ने बहुत अच्छे नतीजे नहीं दिए थे। ऑफ कोर्स इन्फोसिस एक्सेप्शनल था, अच्छे नतीजे थे जो इस बार निराशाजनक थे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं अभी भी यही मानता हूं कि मिड कैप आईटी थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। और उसमें भी जो कुशल कह रहे थे कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज
ये दो टॉप पिक हो सकती है मिड कैप आईटी में, जहां पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी आ सकती है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्जिन्स भी बेहतर रह सकते हैं और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ के ही आएंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये पूरे ही मिड कैप समूह में मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज बेटर परफॉर्म कर सकता है दूसरे आईटी समूह के बीच में। दूसरे आईटी शेयरों के बीच में कोफोर्ज और परसिस्टेंट, इन दो पर करें फोकस, ये होगा आपके लिए बेहतर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है आपका नितिन जी। पहले तो गुरुवार के लिए जो पिछली वीकली एक्सपायरी थी उसके लिए बधाई। आपने हीरो जीरो ट्रेड जो निफ्टी पर दिया था बहुत ही कमाल करता हुआ दिखा वो, और जो जिस तरह की आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग आई बहुत बढ़िया ट्रेड था। बताएं सर आज क्या इरादा है? अनिल जी यहाँ पे 17,650 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 106 107 ऐसे मिलती है। 17,650 ये स्लाइटली इन द मनी हो गई, एट द मनी भी आप बोल सकते हैं। इसके टारगेट 135 से 140 का होगा और स्टॉप लॉस होंगे 80 रुपीज के, यानी 25 रुपए रिस्क ले रहे हैं, 30 से 35 रुपए टारगेट ले रहे हैं। गैप डाउन खुलने के बाद बाउंस हम देख रहे हैं मार्केट में आ रही है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, आईटी वीक है, बट आईटी में थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो हम 17,650 की कॉल पे बेट कर रहे हैं। 106 के आसपास लेना है, टारगेट 135, स्टॉप लॉस 80। तो ये है आपके लिए 17,650 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 85 रुपए के, 105 के आसपास, 80 का स्टॉप लॉस, 135 140 टारगेट, खरीदारी करने की राय आपके लिए। धन्यवाद नितिन जी। अच्छा बैंक निफ्टी पे भी कुछ? देखिए बैंक निफ्टी पे अभी ट्रेड में नहीं ले रहा हूं, बट बैंक निफ्टी के व्यू के हिसाब से बैंक निफ्टी से ही लीडरशिप आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में बैंक निफ्टी थोड़ी बाउंस आ सकती है। आईटी में भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, ऐसा ये सोच के ही कॉल ऑप्शन लिया है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 42,200 पे सपोर्ट बन गया है, अभी 42,280 के आसपास फ्यूचर है। तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट में बैंक निफ्टी में थोड़ी कवरिंग आनी चाहिए और आईटी में भी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो निफ्टी थोड़ा यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर जा सकती है। मूव आ रही है, मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। ओके ये है नितिन जी की तरफ से बाजार पर आपका एक्शन। तो अंजी जो आप कह भी रहे थे मौका मिल रहा है बाजार में, डेफिनेटली आपको इस समय मिलते हुए दिख रहा है। थोड़ा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है बट अदरवाइज अच्छा एक्शन बना हुआ है स्टॉक स्पेसिफिक भी और इंडेक्स लेवल पर भी। इस बीच नतीजों पर है फोकस और कल आएंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मार्च तिमाही के नतीजे। आइए एक बार अनुमान समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इतना कुछ खास नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जब मिले जुले रुझान बन के सामने आ रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो नेट इन प्रीमियम अर्न है वो करीबन 14% की ग्रोथ दिखा सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। 3,770 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। मुनाफा देखें तो 9% से बढ़कर 340 करोड़ के आसपास का अनुमान है। क्लेम रेशो की बात करें तो वो फ्लैट रहेगा 72% के आसपास। एक्सपेंस रेशो बढ़ सकता है इस बार 27% से बढ़कर 31.5% का अनुमान है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है। इसके अलावा कंबाइंड रेशो की बात करें तो वो भी 103% से बढ़कर इस बार 109% के आसपास आ सकता है। 100 के ऊपर जाता है जब ये कंबाइंड रेशो तो एक नेगेटिव इंडिकेटर देता है और ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजों। इसके अलावा अगर देखें तो प्रीमियम ग्रोथ जो है वो हेल्थ सेगमेंट से आने वाली है। वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हेल्थ सेगमेंट में उसका फ़ायदा मिलेगा कंपनी को। भारतीय एक्सा का इंटीग्रेशन हो चुका है तो वो अब नंबर्स में दिखने लगेगा। साथ ही साथ कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है रिटेल हेल्थ सेगमेंट में उसका भी बेनिफिट आपको Q4 में दिखेगा और आने वाले क्वार्टर्स में नज़र आएगा। कंबाइंड रेशो जैसे कि मैं बोल रही थी कि प्रेशर में रहने वाला है क्योंकि एक्सपेंस रेशो और जो लॉसेस है वो बढ़कर आने वाले, जिसके चलते 100 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा 108 के आसपास। और जो मोटर और हेल्थ लॉस रेशो है वो भी आपको सिक्वेंशियल कम होता नजर आएगा। तो मिले जुले नतीजे रह सकते हैं। प्रीमियम में 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड, लेकिन मुनाफा सिर्फ 9% से इस बार बढ़कर आ सकता है और रेशोज थोड़े ख़राब हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट करना नहीं है मतलब? नहीं। ओके इंटरेस्टिंग। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद स्पेशली बजट के चेंजेस के बाद शायद इंश्योरेंस में इनफ्लो थोड़ा बढ़ सकता है FY24 के चेंजेस एप्लीकेबल होने से पहले, बट फिर भी नजर रखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर और कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। चार्ट पर 1% ऊपर है। सच्ची जी एक बार जरा चार्ट देख लेंगे सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। दीपांशु मेजर ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी वीक ही है, बट पिछले अगर हफ्ते से देखें तो प्राइस एक्शन कहीं जाकर थोड़ी सी स्टेबल हो रही है।
1050 1060 के आसपास इसने एक बेस जरूर बनाया है, बट मुझे लग रहा है अगर ये पुल बैक भी होता है तो पुल बैक लगभग अराउंड 1140 तक ही सर्वाइव होना चाहिए। कोई मेजर बदलाव नजर नहीं आ रहा है ट्रेंड में। कोई मेजर बदलाव नजर नहीं आ रहा है इस समय ट्रेंड में। आइए एक स्टॉक और जहां पर एक्शन हो रहा है वो है आपके लिए सीमेंट स्टॉक्स। इंडिया सीमेंट की बात चली रही थी, रैमको सीमेंट यहां पर एक स्पाइक आ रहा है। हिमांशु जी एक बार रैमको सीमेंट देखेंगे सर, 3-3.5% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और अच्छी मूव आ रही है इस समय। चार्ट फॉर्मेशन पॉजिटिव है और इनफैक्ट पिछले काफी हफ्तों से स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस जो है वो होल्ड किया हुआ है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक अगर 770 रुपए के ऊपर चलना शुरू करता है, जिसकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तैयारी होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में स्टॉक 770 के ऊपर का एक ब्रेकआउट देगा और स्टॉक 800 रुपए की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। तो तेजी की पोजीशंस में बिल्कुल होल्ड करें। मोमेंटम के लिहाज से अगर ट्रेड करना है तो 770 के ऊपर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये है आपके लिए रैमको सीमेंट्स जहाँ पर मूव आ रही है, अल्ट्राटेक में मूव आई है, इंडिया सीमेंट्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है। ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में बने हुए हैं। आई थिंक सिद्धार्थ जी भी सीमेंट स्टॉक्स पर व्यू रखते हैं। सिद्धार्थ जी सारे सीमेंट स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन है, ये थोड़ा रोटेशन देखें बाजार का या कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ये मूव आ रही है? जी दीप, अगर इनिशियल मार्च महीने के इनिशियल में अगर आप ध्यान दें तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गई थी कि नए साल में सीमेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब फिर से वो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि फिर से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा, चाहे रैमको सीमेंट, इस पे हमारी खरीदारी की राय है। 838 का हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, 838 का। बेहतरीन कंपनी है, 70% की कैपेसिटी पे ट्रेड कर रही है, वॉल्यूम्स भी ग्रो कर रहे हैं करीबन 18-19% से, और हम मानते हैं कि 18% रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी रैमको सीमेंट बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये पूरे ही समूह में मुझे लगता है कि मिड कैप में रैमको सीमेंट हो गया, स्मॉल कैप में सागर सीमेंट हो गया, ये कंपनियां बहुत ही अच्छी फोकस में रह सकती है आने वाले समय में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स। रैमको पर भी रखनी है नजर, वहां पर भी एक्शन है। जेके पेपर पर भी रखिएगा नजर। Q4 में यानी कि पिछली तिमाही में एफपीआईज ने 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। हमारे तो रेगुलरली रेडार पर रहा ही है ये स्टॉक। समझिए एक बार जरा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए जेके पेपर की। आज थोड़ा वैसे सुस्त है बट लगातार एफआईआईज खरीदारी बढ़ा रहे हैं। जून 2022 के क्वार्टर में 3.5% हिस्सेदारी थी जो सितंबर में बढ़कर 6% हो गई, फिर दिसंबर में बढ़कर 9.5% हो गई और अब मार्च तिमाही का जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न आया है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर 11.5% की ये शेयर होल्डिंग हो गई है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रेज आया, करीब 2% से हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। टोटल नंबर ऑफ एफपीआईज भी 10 से बढ़ गए, 82 के अब 92 हो गए। सुमित जी आज सुस्त है बट एक बार जेके पेपर इसकी चार्ट पर राय दें। जो स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बढ़िया है, पोजिशनल चार्ट स्टॉक के अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा सा साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है जिसका लोअर बैंड है 350-355 रुपया, इसका अपर बैंड है 425-430 रुपया। तो ये लोअर बैंड को टेस्ट करके ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत किया है। ये भी यहाँ से ऊपर में 400 रुपए का पहला पड़ाव टेस्ट करेगा। 400 रुपए का लेवल निकलने के बाद 430 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए और 430 के बाद ये बड़ा मूव पकड़ेगा। तो जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 10-15 रुपए का तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। 400-450 के टारगेट आने वाले समय में जेके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए जेके पेपर जिस पर आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है। तो चलिए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खबर आ रही है। हिमांशु जी को भी एक स्टॉक पसंद आ रहा है, बिगुल, उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। साइड के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। यहां पर स्टॉक एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आया लगभग 175 के आसपास, और आज की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कंफर्म करते हुए नजर आ रही है। मेरा मानना है कि स्टॉक में 3 से 5 रुपए तक का मूव कल तक देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स हैं लगभग 188 रुपए के आसपास के। 186 यानी कि 186 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 192 और 195 रुपए के 2 टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। एक्साइड, ये है वो स्टॉक का फ्यूचर जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। एक साथ बहुत सारी नहीं आने लगी कॉल्स, एकदम धड़ाधड़। आशु सर कोई विशेष टिप्पणी? एक साथ बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आप बड़ा बेचैन नहीं हो रहे? नहीं अनिल जी, देखिए सबसे अच्छी बात पता क्या है कि बाजार अनिल जी जब आज गैप डाउन खुला नीचे और नीचे से जब रिकवरी ले रहा है तो उस रिकवरी में कॉल्स आ रहे हैं। तो अनिल जी मैं मतलब आपको पता है कि यूफोरिया में लेने में बिल्कुल मजा नहीं आता।
तो मुझे लगता है कि सारे कॉल्स अनिल जी ये मतलब जो आज है ना कि ये फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि हम अनिल जी थोड़ी डिप्रेस मार्केट में ले रहे हैं। पहले इन्फी ने मूड खराब किया, HDFC बैंक सबड्यूड रहा, उसके बाद भी आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि HDFC जब मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है अनिल जी, मतलब जैसे मैं कहता हूं कि तेजी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और मंदी के लिए थोड़ी सी खराब खबर चाहिए। तो अनिल जी आज दो बड़ी खराब खबरों के बाद ही मार्केट नहीं घट रहा था, ब्रेथ नहीं घट रही थी, जो आपने भी आइडेंटिफाई किया एक बात जो कि बहुत मतलब जिसको मैं मैक्सिमम वेटेज दूंगा, आज के HDFC बैंक अपने साथ किसी को नीचे नहीं लेके गया। सो अनिल जी ये मार्केट की स्ट्रेंथ दिखा रही है। ऐसे में अनिल जी देखिए, मैंने भी सुबह भी ट्वीट किया था कि अगर नीजक रिएक्शन आए तो लेना है, बेचना नहीं है। ऐसे में अनिल जी अगर जो चलता है ना, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी कॉल्स बहुत अच्छी चलेंगे, सब में पैसे आएंगे लोगों को। चलो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आशीष सर की तरफ से वैलिडेशन आई एम श्योर सारे एक्सपर्ट्स का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा, और क्या भी रहे। और बात लॉजिकल भी है आशीष सर की कि देखिए पूरे करेक्शन के बाद जब तेजी बनती है तो उसमें कमजोर जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी पोजीशन हल्की होती है, मजबूत ट्रेडर्स फिर से तेजी करते हैं, और वही होता दिख रहा है आपको। बात HDFC बैंक की चल रही थी, तो आइए HDFC बैंक को लेकर MSCI इंडेक्स में हो सकते हैं बदलाव। क्या बदलाव होंगे, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च तैयार है नूपुर हमारे साथ बताने के लिए। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, HDFC और HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जो मर्जर चल रहा है पेंडिंग, जो जुलाई 2023 में एक्सपेक्टेड है कि इफेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद MSCI में कुछ बदलाव हो सकते हैं और उसके 3 सिनेरियो फिलहाल सामने आ रहे हैं। अगर मार्च तिमाही की शेयर होल्डिंग देखें तो उसके अनुसार मर्ज्ड एंटिटी में FII की होल्डिंग जो है वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिखी, आधे % से इस बार कम होके आई है। FII की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 61% थी, वो अब घटकर 60.5% हो गई है, जिसके चलते जो फॉरेन रूम में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक हेडरूम होता है कि वो अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, वो बढ़कर 17% से बढ़कर 18% हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि MSCI में बदलाव आ सकते हैं। MSCI का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इस चीज़ को लेके वो 15% के आसपास होता है, जिसका एडजस्टमेंट फैक्टर 1 होता है। अब सर अगर 3 सिनेरियो अगर हम बनाएं HDFC को MSCI में निकालने के लिए, तो सबसे पहला यही है कि 15% से नीचे अगर फॉरेन हेडरूम या फॉरेन इन्वेस्टर का जो ओनरशिप है वो नीचे जाता है तो कोई भी इंक्रीमेंटल इनफ्लो नहीं आएगा। दूसरा, अगर 15% से ज़्यादा रहता है कंबाइंड एंटिटी में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में फॉरेन रूम या हेडरूम 15% से ज़्यादा है, तो करीबन $300 करोड़ जो कि 24,500 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है। तीसरा सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इनफ्लो नहीं आता है 15% में कम होने के बाद, तो आपको सीधा सीधा आउटफ्लो दिखेगा, जिसके फेवर में कोई नहीं है। और सबका यही कहना है कि MSCI ग्लोबल के इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के जो रूल्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो जुलाई तक यहाँ पे कोई चेंजेस आ सकता है, वो कंसिडर कर सकते हैं कि इसे कैसे देखना है, क्योंकि एक बड़ा आउटफ्लो आ सकता है अगर 15% से नीचे ये मर्ज्ड एंटिटी में फॉरेन रूम जाता है। तो नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार भी अगर देखें तो उनका यही मानना है कि जो इनफ्लो अगर आएगा तो करीबन 24,500 करोड़ के आसपास आ सकता है। 24,500 करोड़ बड़ा इनफ्लो आएगा, जबरदस्त खरीदारी हो सकती है। ऑलरेडी हम स्टॉक में रनअप देख चुके हैं, बट ये पोस्ट हो अगर हुआ तो अगर ये पोस्ट मर्जर 15 के ऊपर रहता है तो अगर 15 के नीचे गिर जाएगा ये, तो एक आउटफ्लो भी आ सकता है, उसका एस्टिमेट नहीं है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इनफ्लो ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। वैसे सिद्धार्थ जी, HDFC बैंक पर आपकी भी राय लेनी है सर, नंबर्स के बाद क्या व्यू बन रहा है? देखिए दीप, व्यू पॉजिटिव ही है। हमारा जो टारगेट HDFC बैंक पे है वो 1900 के करीब का है, और हम मानते हैं कि एक स्टेबल है, बट परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ये विलय होने वाला है जो लिमिटेड और बैंक का। एक बार वो आउट ऑफ द वे हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि काफी बेहतरीन स्टॉक बन सकता है यहाँ से भी। और अगर स्टेडी किसी को रिटर्न चाहिए कंपाउंडर की तरफ, तो मैं मानता हूँ कि HDFC पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। टारगेट आपको 1 साल के पर्सपेक्टिव से 1900 का रखना चाहिए। तो 1900 का टारगेट तो सिद्धार्थ जी का भी है, और नंबर्स के बाद स्टॉक आपको एक्शन में भी दिख रहा है। तो HDFC बैंक, इसको अपने रेडार पर रखें। स्टॉक में आपको थोड़ा आज सुस्ती है, बट उसके सामने RBL बैंक, इस पर देखिए बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। RBL बैंक में आज 4.5% ऊपर है, बाकी बैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव यही एक काउंटर बना हुआ है। 154 के लेवल पर इस समय ट्रेड हो रहा है। एक बार कुणाल जी से RBL बैंक के चार्ट पर राय भी ली जाए। कुणाल जी, एक बार जरा देखें सर RBL बैंक और क्या करना है बताएं इस चार्ट में।
देखिए अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, कोई दो राय नहीं है। और स्टॉक ने 150 रुपए के लेवल्स को फिर एक बार पार किया है, तो मुझे लगता है कि अब 165 तक की यात्रा इसकी संभव है। तो 165 पर अगला रेजिस्टेंस है 10 रुपए ऊपर, तो मुझे लगता है 10-12 रुपए की तेजी और मुमकिन है। अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक का अगर पोजीशन है होल्ड करिए। अच्छा खासा मोमेंटम ये काउंटर पकड़ भी रहा है और बाकी मिड कैप बैंक्स में भी आपको मूव दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज काफ़ी एक्टिव है, 0.25% की तेज़ी इस काउंटर में बनी हुई है इस समय। सच्चे जी, बैंक ऑफ बड़ौदा अब बताएं क्या करना है सर? बढ़िया एक्शन बना हुआ है, 176 का लेवल इस समय स्टॉक पर, क्या व्यू है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में जो ट्रैक्शन नजर आ रहा है वो काफी ड्यूरेबल लग रहा है। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए ये मोमेंटम सारे पीएसयू बैंक्स में कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 175 178 के आसपास जो एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था वो काफी इजीली इसने पार कर दिया है। तो जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम मिला है, आई थिंक 173 के स्टॉप लॉस के साथ ये अभी भी चेस किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 185 के पहले कोई मेजर हर्डल्स नहीं है। तो आई थिंक ये जो ये मोमेंटम जो मिला है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 173 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। और अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे याद है लास्ट वीक 11 तारीख को जब आपने कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी दिए थे इन्वेस्टर्स के लिए और कहा भी था कि अब मौका आ रहा है। बैंक्स पर आप काफ़ी पॉजिटिव थे उस दिन। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक ऑफ द डे था, 167 पर ये क्लोज था प्रीवियस डे का। 170 172 उसी दिन आ गए थे। 174 के लिए आपने कहा था होल्ड करिए। आज 177 का हाई बना है, अब क्या करना है इसमें? बढ़िया दीप, होल्ड करना चाहिए। उसके साथ ही पीएनबी भी हमारा 49.5 और 51 का टारगेट था। 48.5 का पहला था, वो आज आ गया। पीएनबी भी 49.5 और 51 दोनों टारगेट के लिए होल्ड की है। बैंक ऑफ इंडिया ने कैश में दिया था 75 के नीचे बंद होने पर, वो हुआ नहीं। बट 80, 82, 85 ये 3 टारगेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी होल्ड कीजिए। चंबल भी पहला टारगेट 85 का चंबल ने भी हासिल किया था और उसके बाद 95 और 310 है मेरे ख्याल से। ये टारगेट के लिए चंबल को भी होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे ये पोजिशनल पिक्स हैं, इनको आराम से आप होल्ड करिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी में करिए। इसके साथ ही एक और स्टॉक आपको याद होगा, हमने आरबीएल के लिए भी बात की थी। आरबीएल भी चलने को तैयार है। आज आरबीएल भी अच्छी मजबूती के साथ दिख रहा है, आप देखिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आपको गिरावट में लेने में रिस्क कम है। रिस्क तो मार्केट में हर एक ट्रेड में होती है, जैसे आप खरीदते तो शुरू हो ही जाती है। बट बैंकिंग शेयरों में रिकवरी के चांस, भाव आने के, पैसा बनाने की संभावनाएं बेहतर और जल्दी है, ये साफ दिख रहा है। 3 बजे के बाद ही सही, लेकिन 17,300 के ऊपर निकल कर टिकने की कोशिश होती दिख रही है। और बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास पहुंचता हो। 17,700 माफ कीजिएगा, 17,300 निकल गया मुझसे, 17,700 और 300 बैंक निफ्टी का बोलना था वहां से, 42,300। तो 42,300 कीजिए, 17,300 हो गया। तो 17,700 और 42,300 ये है आपके लिए लेवल्स जो बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी आपका क्लोजिंग बेसिस पे एक बार फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने को तैयार है। और 17,725 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है तो किसी भी लिहाज से खराब और बुरा, और उसको ऐसा इस नज़र से देखना भी मत कि नीचे बंद क्यों हुआ, इज्जत से देखते। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब 9 दिन बढ़ने के बाद अब इतना भी ना गिरे, थोड़ा सा बनता है। एक जमाना था 9 दिन तक गिरता था, कभी बढ़ता नहीं था एक दिन। तब भी वो भी तो दिन थे, एब्सोल्युटली। क्या ऐसा, मतलब ऐसा गिव रेस्पेक्ट, निफ्टी कमांड सम रेस्पेक्ट फ्रॉम यू। ओके, आइए, देश में जमकर क्रेडिट कार्ड्स का हो रहा है इस्तेमाल और मार्च के महीने में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के आंकड़ों ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी डिटेल्स बता रहे हैं कुशल। क्या लोगों के पास पैसे नहीं है कि लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आदतें खराब हो चुकी है, या फिर सुविधा है क्रेडिट कार्ड से पैसा दे? आपकी रिसर्च क्या करी? पहले डेटा भी बताइए, कारण भी बताइए। सर, कारण सबसे बड़ा यहाँ पर बन रहा है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का। तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों के लिए यहाँ पर अब क्रेडिट पे लेने पे उनको ज़्यादा सुविधा या कन्वीनियंस दिख रही है और इसी वजह से इसका जो चलन है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस बारी तो ऐसा हुआ है कि मार्च महीने में क्रेडिट कार्ड स्पेंड ऑलमोस्ट 1.37 लाख करोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। इसके पहले भी इनफैक्ट 1 लाख के पार जो आंकड़ा है लगातार पिछले 13 महीनों से ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है, पर जो हाईएस्ट नंबर है वो मार्च में आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का सबसे ज्यादा योगदान है, 63% इनकी स्पेंडिंग में। और जो पॉइंट ऑफ सेल है, यानी कि जो मशीन्स के जरिए आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां पर 37% आपको ये शेयर है। बट FY23 में
कुल मिलाकर आप देखिए तो 14 लाख करोड़ के लगभग क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स होते हुए दिखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 47% की ग्रोथ कमांड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स इशूड है, जो नए कार्ड एडिशंस हुए हैं, वो FY22 में 1.11 करोड़ थे, इस बारी 1.16 करोड़ हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के लिहाज से एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा, इस बारी 54% की ग्रोथ यहाँ पर रही है मंथ ऑन मंथ आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। साथ ही ICICI बैंक 20% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, HDFC बैंक भी पीछे नहीं है, करीबन 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। तो ये प्राइमरली जो भी क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं वहाँ पर आपको जो ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ आधार पर वो काफ़ी बड़ी है। एंड ओवरऑल भी FY23 में जिस तरह का क्रेडिट कार्ड स्पेंड होता हुआ दिख रहा है, आगे चलकर भी एक्सपेक्टेशंस यही बन रही है कि जो रन रेट है ये जारी रह सकता है, ये जारी रह सकता है रन रेट। क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं इसका मतलब। तो फिलहाल तो हमारे पास खैर बात करने के लिए SBI कार्ड्स ही बचता है। सजाद जी, कोई व्यू SBI कार्ड्स पर? हालांकि स्टॉक की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा खास नहीं रही जी बिल्कुल दीपांशु, और मुझे लगता है कि SBI कार्ड को अभी कोई वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए उस पे। और जिस हिसाब से HDFC बैंक पे जो एम्बार्गो था वो निकल चुका, उसके बाद इसके सेल्स काफी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल कार्ड्स के डिवीजन में हमारी अभी कोई राय नहीं है खरीदारी की। और इनफैक्ट हम मानते हैं कि बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जो मार्केट को लिमिट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो मनी वॉलेट्स के जो तरीके हैं पेमेंट्स के, वो भी एक बार सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी मुझे लगता है कि ये कार्ड्स बिजनेस में कोई भी स्टॉक को अभी खरीदना नहीं चाहिए। तो ये है आपके लिए SBI कार्ड्स को ज्यादा पॉजिटिव व्यू सिद्धार्थ जी रखते नहीं। बंसल जी, एक बार चार्ट्स पे भी देख लें, 760 का ही लेवल है, रेंज में ही रहा है काउंटर। देखिए दीपांशु, रेंज में रहा है बट नीचे से एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहले तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहने की राय है, बॉटमिंग के सिग्नल हैं, हल्की फुल्की करेक्शन पर अगर स्टॉक 745 740 के अराउंड मिल जाए तो खरीदना चाहिए। दीपांशु बेस बना रहा है और एक बार 770 के ऊपर निकलेगा तब एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स 810 815 देखने को मिल सकता है। 810 815 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। SBI कार्ड्स पर रखिए नजर। बाय द वे, बैंक्स की बात हो रही है, थोड़ा कैश काउंटर्स पर भी आ जाइए बैंक्स में ही, जहां पर आपको और बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक जरा देखिए, जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर आपको दिख रहा है। 13.5% ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक आपको दिखेगा, 14% हो गया है इस समय। बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी के टारगेट से उस पर आ ही गए, 4.25% ऊपर है। इंडियन बैंक 7.5% ऊपर है, सेंट्रल बैंक 4.5% ऊपर है, यूनियन, यूको, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे काउंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो PSU बैंक्स की चांदी ही चांदी है इस समय। बिल्कुल, तो सरकारी बैंक आज एक्शन में आते दिखे हैं मार्केट में। 17 देखो सुबह कहाँ खुल रहे थे हम, 17,865 और कहाँ खुले कहाँ नीचे आए, मतलब इंटरडे में 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 42,600 खुलकर 41,800। आशु जी, आज आपने देखी वो प्री ओपनिंग सेशन में अनाप शराफ वाली ओपनिंग? 3.5% रिलायंस। यस अनिल जी, वो मतलब रिलायंस 100 रुपए ऊपर था और वो उस तरह से वो देखा था अनिल जी, नोटिस किया था, बट वो ओपनिंग में ही 9.16 पे ही ठीक था, मतलब 9.15 की ओपनिंग पे ही ठीक था। तो अनिल जी आजकल SGX पे और दूसरा ये प्री ओपनिंग पे धीरे धीरे से अनिल जी वो जो उसके बेसिस पर ट्रेड करना बहुत ही, मतलब एक तो SGX देख के मन नहीं खराब करना चाहिए और प्री ओपनिंग देख के सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। आज सुबह एक बात भी कही थी, अगर ये था कि भाई ऐसा मेरा मानना है कि इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स इनमें भी प्री ओपनिंग सेशन होना चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में, जिससे कि प्राइस डिस्कवरी सही हो पाए। अब आप सोचो 3% रिलायंस ऊपर खुला है, करेक्ट, कौन सा 3%, थोड़े से शेयर ट्रेड होते 3%, मुश्किल से बाद में आधा % के लिए भी लड़खड़ा रहा था, मतलब हालत अभी भी देखो। सो अगर यही स्टॉक फ्यूचर्स में हो तो प्रॉपर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो सारा फ्यूचर्स में है, इंडेक्स में वॉल्यूम्स फ्यूचर्स में है, स्टॉक में वॉल्यूम्स फ्यूचर्स में है, तो जो कैश मार्केट में डिस्कवरी होकर आ रही है वो सही आ नहीं रही जो आनी चाहिए कायदे से। आशीष जी क्या कहेंगे आप? एब्सोल्यूट अनिल जी, एब्सोल्युटली अनिल जी, और आप ये देखिए ना, खुद ही कैश मार्केट का
तो अनिल जी जिस तरह से वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है तो मतलब इंटरेस्ट डे बाय डे कम होता जा रहा है, मतलब रोज हर हफ्ते कोई ना कोई डेटा हर महीने सर्कुलेट हो रहा है, एंड दैट डेटा इज टेलिंग अस, दैट डेटा इज स्टेयरिंग एट अस विद सम मैसेज। अब अनिल जी वो ये मैसेज रेगुलेटर्स को समझ आना चाहिए कि क्या चीज है, इसके लिए करना चाहिए। अनिल जी सारी जो डिराइव होती है मार्केट, वो मतलब सारा ट्रेड, अनिल जी कोई बीटीएसटी एसटीबीटी करके जा रहा है, एसटीबीटी कैश में तो होती नहीं है, होती फ्यूचर्स के अंदर है, तो कोई बीटीएसटी एसटीबीटी करके जा रहा है तो पूरी मार्केट अनिल जी वो 9 ट्रेड ही 3.25 से 3.5 का होता है, 9.15 से 9.30 का होता है, और उसमें भी अगर आप कोई मैन्युपुलेट कर ले इस चीज को तो अनिल जी कितनी गलत बात है ये। एब्सोल्युटली, तो सही प्राइस डिस्कवरी हो, एक एंट्री एग्जिट का सही मौका मिले, इसके लिए हमारी ये मांग है, रेगुलेटर से भी है, एक्सचेंजेस से भी है कि आपके लिए भी अच्छा है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा है कि प्री ओपनिंग सेशन में उनको मौका मिलेगा। इनफैक्ट प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग दोनों ही शुरू कर दे तो और भी बढ़िया। क्लोजिंग प्राइस पे जिनको 3:30 के बाद एग्जिट करना हो वो भी फ्यूचर्स पे कर दे, क्या दिक्कत है, करेक्ट। एक मौका और दे दे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जरूरी नहीं आप आधा घंटा विंडो खुली रखो, 3 मिनट 5 मिनट के लिए खोल। फॉर एग्जांपल 3:30 पे बंद हुआ, 3:38 पे खोल दिया, 3:40 3:45 पे बंद, थैंक यू। तो जिनको एग्जिट एंट्री करा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्री ओपनिंग सेशन होना चाहिए स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में? जरा हाथ खड़ा करें। कुणाल जी, सचिन जी, हिमांशु जी, चरण जी, ओह माय गॉड, कंसेंसस। तो सोचा था मैं अकेले ही चल पड़ा हूँ, ये तो पूरा कारवां बन गया। वाह, अच्छा दोनों हाथ सरेंडर भी कर दिया हमारे आशीष जी ने, तो दोनों हाथ ऊपर। नहीं उनका दूसरा हाथ पोस्ट क्लोजिंग सेशन के लिए, एक प्री ओपनिंग और दूसरा पोस्ट क्लोजिंग। तो देख लीजिए ये आपके लिए सैंपल टेस्टिंग है। करेक्ट। मार्केट के ये सारे बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं जो साफ कह रहे हैं कि प्री ओपनिंग सेशन स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी किया जाएगा तो प्राइस डिस्कवरी के लिहाज से बेहतर होगा। आई एम श्योर इसका संज्ञान लेंगे एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स, और कुछ न कुछ एक्शन इस पर जरूर होगा, ये हमारी स्ट्रॉन्ग मांग है। मैं एक काम कर रहा हूँ, आपके बोलने से मैं एक पोल भी डाल रहा हूँ, दर्शकों के लिए एक मैं पोल डाल रहा हूँ, जरा आप भी ट्विटर पर आकर राय दीजिए अपनी कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं। क्या प्री ओपनिंग सेशन शुरू होना चाहिए स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हो जाए, बाकी जो फ्यूचर्स फिर निफ्टी वगैरह है, प्लस स्टॉक के जितने भी फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनमें प्री ओपनिंग सेशन होना चाहिए? जवाब दीजिए आप अपनी। तब तक आइए बैन से बेनिफिट। बहुत ही लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर से आ गए हैं आशीष चतुर्वेदी। आइए आशीष जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपकी अनुपस्थिति हमने 2 स्टॉक को बैन में रखा हुआ है, ताकि आप आए तो आपको ये फील ना हो कि हमारे पीछे कुछ काम नहीं हुआ। अब बताइए। तो सर इसी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। बलरामपुर चीनी है करीब 88% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, डेल्टा कॉप है 87%, यानी दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनके 80% से नीचे पोजीशन आई नहीं है, तो बैन से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल एंट्री के लिए कोई भी नाम मुझे नजर नहीं आ रहा जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई, यानी एंट्री किसी की नहीं हो पाएगी, एग्जिट किसी की नहीं हो पाएगी। जो दोनों स्टॉक बैन में है वो बैन में बने रहेंगे। ना एंट्री ना एग्जिट। खाली काफी आशीष काफी दिनों से मिस कर रहे थे कि मैं क्लोजिंग शो में आके बैठा नहीं, इस वजह से आए। बाकी बदलाव कुछ भी नहीं, लाइफ वैसी की वैसी है जो पिछले हफ्ते भी थी, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं, ना कोई अंदर आ रहा ना कोई बाहर जा रहा। खाली आशीष जी स्टूडियो में आए, अभी बाहर चले जाएंगे। यही बदलाव है ना? नहीं सर, थोड़ा और भी काम किया दिन। अच्छा, और भी काम किया, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए तब तक बिल्कुल जय ठक्कर के लिए। स्वागत है आपका जय। एक तो सुबह आपका कॉल ऑप्शन खरीदने की राय निफ्टी पर 17,600 का इन द मनी वाला आई एम श्योर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा होगा। जरा उस पर अपडेट भी दें और साथ ही बताएं नया क्या करना है। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। बिल्कुल अनिल जी 125 में जो खरीदने की राय दी थी, 17,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट 160 हो गया अनिल जी, अभी भी 150 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो वो तो प्रॉफिट में ये है ही, क्योंकि अच्छा बाउंस बैक हमें देखने मिला एंड वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर ही सकते हैं। आई मीन वहाँ पे मैंने अपडेट भी दिया था अनिल जी। बैंक्स में अनिल जी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, आई मीन ये आउट परफॉर्मेंस और भी रह सकता है, तो इसका 42,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी पर अभी 42,200 230 के आसपास चल रहा है स्पॉट लेवल्स अनिल जी।
सो बैंक निफ्टी का 42,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये 209 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एनर्जी, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट वुड बी एट 139। सो 139 पर एनर्जी एक स्टॉप लॉस लगाए, और क्लोजिंग बेसिस एनर्जी स्टॉप लॉस होगा। वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है एनर्जी, बट देन ऑन दी अपसाइड जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट इज 345 एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 457। सो 345, 457 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का 42,300 का कॉल। यहाँ पे डेटा अभी भी एनर्जी मजबूत है, एंड जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक में से कोटक बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, PSU बैंक्स में आज जबरदस्त एक मोमेंटम एनर्जी देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। निफ्टी शायद रेंज में ही ट्रेड करे 17,600 17,800 के बीच में, बट बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 42,500 प्लस लेवल्स। ओके, 42,500 की तैयारी है बैंक निफ्टी की। फिलहाल 42,300 का कॉल खरीद कर चले, ये है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से राय। तो बैंक्स में मोमेंटम है बना हुआ। और फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं, क्या करके जाना है आपको कल के लिए, कैसी होनी चाहिए आपकी पोजीशन, जानते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, दोनों बार जब आज हमने स्ट्रैटेजी की बात करी तो 17,700 पर निफ्टी आ ही गया और 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी भी आ गया। तो जो आप सपोर्ट के लेवल्स की बात कर रहे थे वो भी बाजार होल्ड कर रहा है, थोड़ा कंजेशन 17,700 पर निफ्टी पर दिख रहा है, 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए जा रहे हैं। क्या करना है सर? अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं दीप। बैंक निफ्टी तो साफ तौर पर तेजी की पोजीशन में बनाने की राय दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और निफ्टी में जरूर थोड़ी सी 17,725 के हल्का सा नीचे क्लोज होता दिख रहा है, तो मैं टेंटेटिव हूँ। है लॉन्ग पोजीशन तो 17,500 का पुट खरीद कर हेज करें। शॉर्ट पोजीशन है तो 17,900 का, अगर आप हेज करना चाहें तो, अदरवाइज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन पर 42,000 या 41,800 अपने श्रद्धा के अनुसार आप पुट ऑप्शन खरीद के हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो जरूर 42,500 का कॉल ऑप्शन अपने हाथ में रखें, ताकि किसी तरह का बड़ा मूवमेंट आए तो आपकी हेजिंग रहे। बट अदरवाइज बैंक निफ्टी में बायस साफ तौर पर पॉजिटिव साइड पर है। निफ्टी में मैं खरीदारी करने के लिए अगर पोजीशन है तो होल्ड करूंगा, फ्रेश खरीदारी के लिए करेंगे कल का इंतजार। निफ्टी अभी भी फ्रेश खरीदने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 42,200 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया है। बैंक निफ्टी के लिए फ्रेश खरीदारी आज नहीं कल, सिंपल। और एक ही कंडीशन पर बैंक निफ्टी में भी कि अगर नीचे आए कल आपको 42,000 मिले, 41,800 मिले, तो आप और ऐड करेंगे, दुम दबाकर भागेंगे नहीं कि अरे नीचे कैसे खुली है, क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय, होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। इस बीच एक स्टॉक जिस पर करना है फोकस, ब्राइटकॉम। हाँ बिल्कुल, ब्राइटकॉम ये स्टॉक है सुर्खियों में। और आइए क्या कुछ एक्शन सेबी की तरफ से ब्राइटकॉम पर हुआ, आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष, फाइनली ब्राइटकॉम पर सेबी की नजर पड़ी गई और तगड़ा वाला ऑर्डर आया है, बताएं डिटेल्स। सर काफ़ी ऑब्जर्वेशन है सेबी की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 1280 करोड़ के खातों में 1280 करोड़ रुपए की जो है गड़बड़ी खातों में यहाँ पर देखने को मिली है। अब सेबी ने कह दिया कि कंपनी के जो चेयरमैन है, CFO है, वो शेयरों की बिक्री नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। FY 15 से 22 तक देखें तो कंपनी को बताया गया कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं इसे नए सिरे से देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सालों में अकाउंट्स में हमने देखा है कि यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है। सेबी की तरफ से जो है वो ऑब्जर्वेशन आया सर। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप BCG की हिस्ट्री देखें तो इतने बोनस, इतने स्टॉक स्प्लिट और इतनी शेयर रेजिंग, फंड रेजिंग यहाँ पर हुई है कि इसका एक्चुअल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास 6 पेज की रिपोर्ट है जहाँ पर हमारी टीम ने इसको पूरी तरीके से एनालाइज किया है, और अब सेबी ने कहा है कि आपकी असल में क्या एक्चुअल शेयर होल्डिंग है आप 7 दिनों के भीतर पब्लिक में दें। साथ में अपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसे भी वेबसाइट पर आपको अपलोड करना होगा। सेबी ने पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल अगर आप देखें, जैसे कि मैं बता रहा था कि इनकी तो हिस्ट्री रही है कि ये पहले फंड रेजिंग करते हैं, फंड रेजिंग करने के बाद यहाँ पर ये बोनस अनाउंस करते हैं। तो FY 22 में देखें तो 79 एंटिटीज को इन्होंने जो है इनसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन्हें किया था, और इनमें से बाद में 79 में से 4 जो एंटिटीज थी उनको प्रमोटर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। यानी सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन देकर ये बता रहा है कि आप प्रमोटर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप शेयर अलॉट कर रहे हैं, उसके बाद आप बोनस इशू कर रहे हैं। इसके चलते अगर आप देखें तो ये भी माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो उन्होंने इम्पेयरमेंट खर्च नहीं दिखाए गए थे P&L के माध्यम से, इससे भी प्रमोटर ग्रुप को फायदा हुआ है। तो सेबी के ऑब्जर्वेशन P&L तक भी सीमित नहीं है, शेयर होल्डिंग में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो कंपनी का रिस्पॉन्स है सर, वो तो टेम्पलेट रिस्पॉन्स है
कि कानूनी सलाह ले रहे हैं, हम जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बड़ा क्रैकडाउन आ रहा है बीसीजी की पर सेबी की तरफ पे काफ़ी ऑब्जर्वेशन आए यहाँ पर सामने। बड़े ऑब्जर्वेशन सेबी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। हमें इस बात की खुशी कि हमारे दर्शकों को और ब्राइटकॉम के निवेशकों को हमने बहुत पहले से चेताया था कि थोड़ा यहाँ पर आप सावधान रहें। जिस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। कितना थी उस समय 80-85 रुपये भाव चल रहा था? 80-85 पे भाव तो जब हमने पहली बार कवरेज दी थी। एब्सोल्युटली। आइए बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताइए। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हमें आज आते हुए देखने मिल रहा है एबी कैपिटल में। इसका फ्यूचर्स खरीदने की मेरी सलाह है अनिल जी। 165 रुपये 60 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। सो 165.60 से 166 रेंज में आप खरीद सकते हैं एबी कैपिटल फ्यूचर्स को अनिल जी। यहाँ पे क्लियरली एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है जो दिसंबर से हो रहा था। अब ऑन द लोअर साइड आई थिंक जो ब्रेकआउट लेवल है अनिल जी 162 का, दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशल सपोर्ट। सो 162 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है एबी कैपिटल पे। और इसके टारगेट्स जो अनिल जी निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 173 एंड सेकंड टारगेट इज 178.50। सो 173 एंड 178.50 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे एबी कैपिटल फ्यूचर्स। ओके, एबी कैपिटल यहाँ पर करनी है खरीदारी। तो शो की शुरुआत और शो की एंडिंग सेम स्टॉक से हो रही है, एबी कैपिटल फ्यूचर्स। हिमांशु जी ने भी यहाँ पर खरीदारी कराई थी 168, 172 के टारगेट्स के लिए। जय भी आपको खरीदने को बोल रहे हैं 173 और 178 दिवाली के पिक। टारगेट के लिए। दिवाली पिक हमारी तो है दिवाली हाई कन्विक्शन आइडिया, हाई कन्विक्शन आइडिया दिवाली पिक। 250 रुपए तक के टारगेट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली 200-250 रुपए तक। 150-60 के पहले टारगेट थे जो आज फिर से एक बार हासिल हुए। बिल्कुल, तो इस पर रखिए नजर। ओके, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई थी, उम्मीद से काफी बेहतर। उसके बाद एक सेलिंग भी आई, आईटी में वीकनेस भी थी, पैनिक सेलिंग भी हुई। फिर वहां से बाजार अच्छी रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी आपको अब 11 में से 10 पॉजिटिव सेशंस दिखाने की तैयारी में। बट हाँ, 9 स्ट्रेट सेशंस की जो तेजी का ट्रेंड निफ्टी पर बना हुआ था वो आज ब्रेक हो रहा है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आईटी का ही योगदान है। इन्फोसिस 9.5% का कट इस काउंटर में नतीजों के बाद। नतीजे और गाइडेंस दोनों ने किया है डिसअपॉइंट। इंटरडे में तो 12% तक लुढ़का था। टेक महिंद्रा यहाँ पर सिटी का डबल डाउनग्रेड आया है, 5% नीचे। और बाकी आईटी स्टॉक्स HCL टेक, TCS, विप्रो, कोफोर्ज, LTI, माइंडट्री, L&T टेक, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, सभी में आपको आज परेशानी आती हुई दिखी है। तो आईटी सबसे कमजोर कड़ी। उसके अलावा L&T में आपने 2% का कट देखा। NTPC कमजोर था। HDFC बैंक भी नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त था, हालांकि पॉजिटिव खुला था नतीजे एकदम। HDFC लिमिटेड में कमजोरी थी। सिप्ला और डिवी, साथ ही सन फार्मा और रेड्डीज, यहां पर आपने वीकनेस देखी। बट अदरवाइज पूरे बाजार का मूड माहौल अच्छा था। आज FMCG ने बाजार को अच्छा संभाला है। बैंक्स के ऊपर तो हमने एक्शन देखा ही है। और ITC भी अनिल जी एग्जैक्टली 400 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। पहली बार लाइफ में 400 का लेवल इसने छुआ है। लाइफ हाई भी छुआ है और लाइफ हाई पर क्लोजिंग भी दे रहा है आपको। क्या बात, वाह, 400 एग्जैक्टली डबल जो मीम्स बना करते थे उन लेवल से। बिल्कुल, मीम्स जिस लेवल पे बना करते हैं उससे डबल लेवल, उससे डबल लेवल पर है। चलिए, समाचार समाप्त हुए। मार्केट बंद 125 पॉइंट नीचे प्रोविजनली निफ्टी पर, यहीं पर बंद आएगा अंदाज से। 500 पॉइंट नीचे सेंसेक्स से, 75 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए बंद, 42,200 से थोड़ा सा ऊपर बंद हो सकता है। आइए बढ़ते आगे। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। मुंबई में हीट वेव से 11 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोगों का चल रहा है इलाज। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में सूरज आग उगल रहा है और अभी तो ये शुरुआत है। मई और जून की गर्मी भी हमें देखनी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही हमें हीट वेव और लू से बचा सकती है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे बातचीत, जानेंगे गर्मी से होने वाली बीमारियों और लू के लक्षण क्या है, इन बीमारियों से बचने के उपाय क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर लू लग जाए तो बचाव कैसे किया जाए। इन्हीं सब बातों पर हमारा साथ देंगे चर्चा में। बड़ा तापमान, कैसे बचे जान। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे इंटरनल मेडिसिन नानावती मैक्स मुंबई से। डॉक्टर अतुल काकड़ साहब जुड़ेंगे जो है इंटरनल मेडिसिन के ही सर गंगाराम हॉस्पिटल से। और उर्वशी अग्रवाल जी जुड़ेंगी जो कि है न्यूट्रिशनिस्ट, बताएंगी कि इन गर्मियों में अपने आप को तरोताज़ा और कैसे आप अपने आप को रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो।
ओके, बढ़ते आगे। और मनी गुरु, आपने पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में तो सुना ही होगा। मनी गुरु में आज हम इन दोनों में आपको निवेश के तरीकों की बारीकियां समझाएंगे और बताएंगे म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये कितने अलग हैं। सेबी ने एआईएफ से निवेशकों के लिए डायरेक्ट प्लान का विकल्प देने का निर्णय क्यों लिया है, समझेंगे इससे निवेशकों को फ़ायदा क्या होगा और साथ ही किस तरह के निवेशकों के लिए पीएमएस और एआईएफ सही चॉइस हो सकते हैं। इन सब पर करेंगे बात शाम 6:30 बजे। ज़रूर देखिए पीएमएस, एआईएफ या म्यूचुअल फंड, कहाँ निवेश फ़ायदेमंद। हमारा साथ देंगे फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट वेल्थ सर्कल वेल्थ। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। और अब रात 8 बजे भी हमारी बुलेटिन में गर्मी रहेगी, और गर्मी रहेगी न्यूज़ की। गर्मी प्रचंड है और इससे बचने के लिए आपको खुद को हाइड्रेट यानी कि पानी पीते रहना ये ज़रूरी है। लेकिन पानी की क्वालिटी को लेकर इन दोनों बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग पानी को इतना ज़्यादा फिल्टर कर रहे हैं कि उसमें जो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो सारे पोषक तत्व हैं, यही खत्म हो जाते हैं। खाली पानी पी रहे, पानी में कुछ ही नहीं है ना। सो वैसा हाल है। आज इंडिया 360 डिग्री में कवर स्टोरी में होगा पानी पर पूरा विश्लेषण। जानेंगे कि पानी में क्यों ये सारे मिनरल्स जरूरी है और इनके नहीं होने पर क्या हो सकती है बीमारियां। क्या आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट है? समझ तो गए होंगे आप। तो रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी मिस मत कीजिएगा। बाकी देश दुनिया की सारी खबरें तो आपके लिए आनी है, वो भी आपके लिए जरूर होगा। आइए, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 17,706, 121 अंकों का नुकसान लिफाफा लेवल के हिसाब से बंद होते हुए निफ्टी पर नीचे की तरफ 520 पॉइंट नीचे बंद हुए हम सेंसेक्स पर, और 130 पॉइंट ऊपर बंद हुए हम 42,262 पर। बैंक निफ्टी पर जैसे हम कह भी रहे थे जी कि बैंक निफ्टी पर 42,200 से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। और दीप मजे की बात है, गुरुवार की जो क्लोजिंग थी, गुरुवार का जो हाई था 42,196, उसके ऊपर क्लोजिंग क्या गजब का मूवमेंट है। ये तो कल ही 42,500-600 जाने को तैयार हो रहा है। बिल्कुल बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जो 21 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है और 21 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, दोनों बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। 21 पॉइंट, एक ऊपर एक नीचे। आइए, विदा लेने का वक्त है। आज बड़े शांत रहे कुणाल जी से। आदमी फर्स्ट हाफ में काम नहीं करता तो सेकंड हाफ में वो खाली फिजिकली प्रेजेंट होता है, मेंटली नहीं है। हाँ, कुणाल जी का शरीर तो यहाँ था आज शो में, आत्मा कहीं भटकती हुई थी। तो मतलब ज्यादा उन्होंने मन लगाया नहीं। बंसल जी आज कॉल्स भी नहीं दिए कुणाल जी ने कुछ ज्यादा। नहीं अनिल जी कैसी बात कर रहे हैं, सुबह भी अनिल जी कॉल्स दिए और सुबह तो आप ही थे। कुणाल जी किधर थे? कॉर्नर आए अनिल जी। अरे आप थे, वो तो आपने दिए, मैं तो कुणाल जी के लिए कह रहा हूँ। आप ही कर रहे हो काम सारा। अनिल जी जी कुणाल जी नहीं अनिल जी मिलके कर रहे हैं। अनिल जी मिलके। अनिल जी बंसल जी का मन तो इतना भटक रहा है अनिल जी, इनको ये भी याद नहीं कि सवेरे में नहीं था अनिल जी। मेरे को लग रहा है बंसल जी छुट्टी लेने के मूड में। अच्छा हाँ, जिस हिसाब से कुणाल जी को डिफेंड कर रहे थे, इनको लग रहा था कि 1-2 दिन बाद तो मैं खुद लेने वाला हूँ, मेरी खुद की क्लास लग जाएगी, इससे बेटर है कुणाल जी के साथ। मैं समझ गया पहले से ही। ओके, कुणाल जी और बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी हाथ जोड़े हैं, अब हम जा रहे हैं, सबको विदा कर लें। जी हाँ, धन्यवाद। ओके, और सचिन जी, आशीष सर का शुक्रिया, जय ठक्कर साहब और सिद्धार्थ जी का भी दिल से हमारा आभार आज हमारा साथ देने के लिए हफ्ते के पहले दिन। कल सुबह आप सभी से फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।